बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आसमा नौरीन। अच्छा जी नाज़रीन, आज मौसम के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं मौसम की। ऐसा लगता है सर्दियाँ जो है ना वो बस थोड़े ही टाइम के लिए आती हैं, कोई 1 डेढ़ महीना हम सर्दी को वो भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। हम भी कहते हैं कि जी यहाँ मुल्तान में जो है वो सर्दी आ रही है, लेकिन सर्दियों के जाते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता और गर्मी जो है वो फुल अभी अरूज पे है। आज चौथा पांचवा दिन है, दोबारा से गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जा रहा है। उससे रिलेटेड आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले जो गेस्ट हैं वो हैं जी साकिब राहील, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी एडवोकेट फखर रजा मल्लाना, सदर कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज कंज्यूमर डे के हवाले से जो है हम बात करेंगे, लेकिन इनसे चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, आपको पता है हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है आज नेकी की बात। चलते हैं, देखते हैं कि मजहबी स्कॉलर आज हमें कौन सी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़का, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, नमाज की हिफाजत किया करो, नमाज की हिफाजत किया करो। इसलिए रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। उलमाए मुफ़स्सिरीन ने लिखा है, हाफ़िज़ू का माना ये है जिस दर्जे की तुम नमाज की हिफाजत करोगे, यानी नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात, फ़रज़ का ख्याल करते हुए नमाज अदा करोगे, उसी दर्जे की नमाज भी तुम्हारी हिफाजत करेगी। आज हमें नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मांगने का तरीक़ा नहीं आता, क्योंकि हमारी नमाज़ों में ताकत ख़त्म हो चुकी, खुशू खुजू ख़त्म हो चुका। इसलिए मेरे भाइयों, अपने नमाज के अंदर ताकत को पैदा करो। नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के गैर के ख़यालात को न लाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी नमाज की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और आज हमारे मजहबी स्कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की, और जिस तरह हम मुसलमान हैं तो हमें पाँचों वक्त की नमाज जो है वो अदा करनी चाहिए। हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम जितनी भी अच्छी बातें हैं उनको शेयर किया जा सके, ताकि जितने भी मुसलमान हैं उस पर अमल कर सकें। अच्छा जी, वर्ल्ड सबसे आते हैं सबसे पहले गेस्ट की तरफ। तो सर, सबसे पहले तो आपके प्रोफेशन के हवाले से जानना चाहेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल पिछले 15 साल से जो है इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जी जी। और वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाने का जो बुनियादी मकसद है कि ये इस वक्त 200 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और 100 से ज़्यादा ममालिक जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान भी इसका एक मेंबर कंट्री है। और इस हवाले से इस साल जो हमारा थीम है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस है, यानी हम शॉपिंग करते वक्त जो हमारे साथ जो है डिजिटल फ्रॉड होते हैं उस हवाले से हमें किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए। हमारे बैंकिंग सेक्टर और दूसरे सेक्टर जो हमें जो इस बारे में एहतियाती तदाबीर बताते हैं उनको हमें किस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए, क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ये वो है जिसके बारे में सारिफ को आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये देखते हैं अवेयरनेस के हवाले से अगर सर हम बात करें तो अवेयरनेस उस तरीके की, उस लेवल की अभी तक मेरा ख्याल है कि नहीं पहुंचाई जा रही जिस तरह होनी चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? अवेयरनेस तो हो रही है, असल में हमारा इसमें जो बुनियादी किरदार है वो सारिफ का अपना है कि उसे खुद असर्ट करना चाहिए, आगे आना चाहिए
कि विजिलेंट होना चाहिए इस मामले में, लेकिन देखने में यह है कि हमारा सारिफ अभी इतना विजिलेंट नहीं है जितना होना चाहिए। तो जैसे ही उसको कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, उसको कोर्ट और काउंसिल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी इस बात यह है कि एक बिला मुआवजा प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको कोई मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आके आप अपनी मालूमात ले सकते हैं, अपनी कानूनी रहनुमाई ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि सारिफ जो है इसलिए हमारे पास रुजू करे। सही। अच्छा, फखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे इस हवाले से कि आप बताएं कि किस तरह, क्या राइट्स हैं, किस तरह जो है सारिफ उसको इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, जो राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो बतौर कंज्यूमर अगर हम ये देखें तो जब हम किसी की सर्विसेज हायर कर रहे हैं या हम कोई भी चीज़ जो है वो परचेज कर रहे हैं तो उसका अप टू डेट होना अंडर द लॉ, और दूसरी बात ये कि अंडर द स्टैंडर्ड जो है, जो भी स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक होना वो हमारा राइट है कि जो बताया जा रहा है उसको उसके मुताबिक होना चाहिए। और अगर सर्विस की हम बात करें तो फर्ज किया हम लोग किसी हेल्थ पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारा राइट है कि वो डॉक्टर का बड़ा क्लियर कट ये मेंशन होना चाहिए उसका नॉलेज क्या है, वो FCPS है, MBBS है, उसने कौन सी स्पेशलाइजेशन की हुई है, ये बेसिकली बेसिक राइट है हमारा। इसके अलावा आपको जो वारंटी गारंटी की बात होती है, आपने देखा होगा कि मार्केट में जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो जो शॉपकीपर है वो आपके आगे कपड़ा फेंकता और कहता है रंग बुर की गारंटी है। तो यहाँ पे आपका राइट क्रिएट हो गया जब उसने कह दिया कि रंग बुर की गारंटी है, तो फिर आप उससे उस परचेज करते हुए उसकी बिल लें और उस बिल के ऊपर उसे कहें कि यहाँ लिखो जो भी आपने जबानी बोला है इसके ऊपर मेंशन कर दो, ताकि कल कला वो आपका कलर फेड होता है तो आप अपना हक हासिल करें कोर्ट से जाके। अच्छा, मैं यही आपकी बात को भी कंटिन्यू करूंगी कि बहुत सारे लोग, जिस तरह हम ये कुछ भी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर लिख देने को भी तैयार नहीं होते और वो आए बाएं शाएं वाला काम होता है। देखिए, इस पे भी कंज्यूमर एक्ट के अंदर ही मौजूद है, एक सेक्शन मौजूद है कि वो अगर आपको प्रॉपरली रिसीट इशू नहीं कर रहा, आपको बिल प्रॉपरली नहीं दे रहा, यू हैव टू जस्ट राइट एन एप्लीकेशन एंड सबमिट बिफोर द अथॉरिटी, जो आज हमारे साथ मौजूद है। यहां आप जमा करा दें, उसका 50,000 फाइन है। अवाम को इस बात का पता नहीं है कि ये आपका राइट है। दूसरी बात, अगर वो आपको नहीं देता तो आप छोड़ दें उस दुकान को, आप कहीं और मूव कर जाएं। देखिए, ये तो अब अवाम का काम है, ये हम कंज्यूमर का काम है कि वो अपना राइट ले। एक दुकानदार के पास 10 अगर क्लाइंट उठ के चले गए तो वो कितने को बर्दाश्त करेगा उठ के जाने के लिए? या तो वो ये कहना छोड़ देगा कि रंग बुर की गारंटी है, या फिर वो लिख के देना शुरू कर देगा। अभी आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएं, आप कोई भी चीज परचेज करते हैं वो आपको प्रॉपरली साथ एक गारंटी कार्ड इशू करते हैं। शुरू में ये भी नहीं हुआ करता था। अब मोबाइल की बात अगर करते हैं तो पहले सिर्फ आपको 2-3 कंपनियां मिलती थी, अभी ढेरों कंपनियां आ गई हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एक ट्रेंड बना हुआ था कि ये तो कंपनी का है, इसकी गारंटी है, और ये जो है ना, जिसको उर्फ आम में कहते थे चाइना मोबाइल है जी, कोई गारंटी नहीं है। तो उस पे जब कोर्ट ने जुर्माने किए कि ये क्या बात हुई, आप लोग अगर मोबाइल ले रहे हैं, ओपन ले रहे हैं, और आप ये कह देते हैं कि जिसकी कोई गारंटी नहीं है, चाहे घर जाके खराब हो जाए, तो क्या इस पे उस बंदे ने पैसे नहीं लगाए? क्या ये नहीं चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना। वो मार्केट से फिर लोगों ने, क्योंकि उनको फाइन हुए, बहुत सारे फाइन हुए, तो फिर लोगों ने यही डिसाइड किया कि क्यों ना इसको कंपनी की एक शक्ल दे दी जाए और उसकी बाकायदा तौर पे वारंटी और गारंटी दी जाए। ये आपकी रूटीन की आजकल जो कंपनीज चल रही हैं, ये मोस्टली वही मोबाइल्स उसके अंदर पैक हैं और उनकी गारंटी वारंटी आ गई है। होता ही है कि उनका थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा हो गया, लेकिन आपको कम से कम दिली तौर पे एक इत्मीनान तसल्ली होती है कि जी मैं जो ले रहा हूँ कम से कम ये 1 साल तो चलेगा, नहीं चलेगा इसमें कोई फॉल्ट आएगा तो मैं इसको। अब देखिए, मार्केट में आपको ओपन मोबाइल नहीं मिलेगा, उसकी रीजन यही है कि अब इसी को हम ना अपनी जिंदगी का अगर हिस्सा बना लेते हैं, हर चीज पे हम लोग एक्टिव ले आते हैं। आपकी इवन मेकअप की चीजें, खासतौर पर इसमें मैं जो ऐड करना चाहूंगा ना वो ये है कि जब आप परचेज कर रहे होते हैं ना, हम लोग ज्यादा भागते हैं इंपोर्टेड चीजों पे कि ये तो इंपोर्टेड है, मैंने ये लेनी है। हाँ। जबकि इंपोर्टेड चीज का आपको क्या पता उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी एक्सपायरी क्या है, ये सारी चीजें आपको नहीं मिल रही होती। जब आप पाकिस्तानी है ना तो पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी इस्तेमाल करें। चीजों को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए। और मैं मतलब बड़े तवज्जुह से बात कर रहा हूँ कि आपके जो प्रोडक्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो कई गुना बेहतर हैं, सेफ है और सेफ हैं फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर हेल्थ। क्योंकि यहाँ के मौसम के हवाले से भी देख ले और चीजें जिस तरह आबो हवा है, हम वो चीजें उसी के मुताबिक तैयार की जाती हैं। एग्जैक्टली वो बनी और हमें वो पता होता है कि भी हाँ ये अगर चीज हम इसके मुताबिक। अब इम्पोर्टेड चीजों का यही मसला होता है कि उन्होंने अपने तरीके से बनाया हुआ होता है, अपने लोगों को देखकर। बिल्कुल ऐसे। और परचेज करते वक्त दूसरी बात यह है कि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं देखेंगे, उसकी एक्सपायरी नहीं देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स नहीं देखेंगे, और सबसे बड़ी बात यह
कि मैन्युफैक्चरर एड्रेस नहीं देखेंगे, आपको चीज नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, और ये सम टाइम हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। बहुत सारी चीजें, हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो हम चीजें देख रहे होते हैं, बस ये होता है कि हमें चीजें लेनी है, लेकिन हमने उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे भी बाद में जो है फिर आपको ज्यादा सेहत का नुकसान होता है। वो मोस्टली हम फिर वो इन चीजों को झेल रहे होते हैं, बीमारियां भी जो है वो दिन ब दिन आपको जो है वो घेर रही बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा उसको जब शॉपिंग करें उसको खास तौर पे चेक करें कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है, क्योंकि इसमें बाद में कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। यही हमारा हक है, जो अभी आप कह रहे थे ना, यही हमारा हक है, क्वेश्चन करना, उस चीज के बारे में जानना, उसके बारे में पूछना, कीमत के बारे में बहस करना। हाँ, बहस तो वैसे जो है ना वो बहुत से लोग हमेशा बहस करते हैं, तो कुछ लोग जो है वो बहस से बिल्कुल ही गुरेज करते हैं कि बहस क्या करनी, बस ठीक है जो चीज ले ली है बस ठीक है घर जाके ले, क्या बहस नहीं करते। यही कंज्यूमर पता नहीं होता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यही कहता है कि एक चीज आप एक जगह से 50 रुपए के ले रहे हैं और वही प्रोडक्ट जो है सेम मिलीग्राम की जब 7 वाली शॉप से लेते हैं वो 55 रुपए की मिल रही है, 5 रुपए का डिफरेंस क्यों है? तो आप इसको बताएं ताकि इस डिफरेंस को खत्म किया जाए। हम रसीद लेने का क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि इसी तरह ये किसी काबू में आएंगे, शिकंजे में आएंगे, ये कल को ये इस किस्म की हरकत नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि जैसे देख रहे हैं सर, दिन ब दिन जो है वो महंगाई तो कंट्रोल में नहीं आ रही, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो ज्यादा पिस रही है बेचारी हमारी अवाम। हम देखेंगे कि इसमें सर किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है इन चीजों को, और कितने केसेस आप देख रहे हैं कि दिन जो है वो आते हैं इसमें केसेस, उसके हवाले से भी बताइएगा। हमें ज्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी के रिलेटेड होते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें जो हमें मेरे जो बेसिक जो है पहले है फूड स्टफ है, फूड जितने भी आइटम्स हैं डबल रोटी से लेकर जैसे आपकी दूध के डब्बे हैं, इनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि दूध के डब्बों के ऊपर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी जाती थी या एक्सपायरी डेट लिखी जाती थी, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होती थी और मैन्युफैक्चरर एड्रेस भी पूरा नहीं होता था। तो हमने उन्हें कहा कि आप ये सारी चीज़ें मेंशन करें, क्योंकि ज़ाहिरी स्टैंडर्ड्स जब तक आप पूरे नहीं करेंगे उस वक्त तक कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा कि ये मेरे लिए चीज़ सेफ है। सेफ है, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क का वेदर जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से वो वक्त से पहले एक्सपायर होने का खर्च होता है। जब हमें पता होता है कि वो टेस्टलेस हो गया तो हम उसको कर देंगे कि ये है। और इसी तरह दुकानदार का भी फर्ज है कि जब वो एक्सपायर होने के करीब हो तो वो अपने शेल्फ से हटा के साइड पर रख दे कि जब एक्सपायर होना। अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सवाल यह है कि एक मोबाइल लिया है। हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मोबाइल लिया है, उसकी 1 साल की वारंटी है, लेकिन वो 2 माह बाद वो खराब। अब वो ये कह रहे हैं कि आप उसको मरम्मत करा के देंगे, नया नहीं देंगे। क्या कानून सही कर रहे हैं? अच्छा सर जी, सलीम साहब, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने मोबाइल लिया है, वो 2 माह में खराब हो गया है, अब वो कहते हैं कि आपको नया नहीं मिलेगा, ये ठीक कर देंगे। देखिए, आपकी जो वारंटी और गारंटी कार्ड उन्होंने दिया है उसके ऊपर ये चीजें बड़ी क्लियर मेंशन है कि या वो उसको ठीक करेंगे और अगर वो ठीक नहीं होगा तो फिर वो आपको रिप्लेस कर देंगे नए के साथ। इसलिए आपको ये चाहिए कि अपने उस गारंटी और वारंटी कार्ड के साथ उनके जो वो कस्टमर केयर सेंटर है वहां अपने मोबाइल को ले जाएं, जमा करवाएं, उनकी रसीद ले लें और वो जो भी आपको टाइम दें अपना मोबाइल वापस लें। वो रसीद की आप प्लीज फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा जो वो आपको इशू करें, और फिर मोबाइल को आप देखें। अगर आपका मोबाइल वो ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देन लीगल नोटिस आप लोग जो है उसको सर्व करें और फिर कोर्ट में आ जाएं, और ये फ्री ऑफ कास्ट है, अदालत में उसकी कोई फीस नहीं है। आप अपना केस फाइल करें, देन आपको जो है वो मोबाइल रिप्लेस करके वापस कर दिया जाएगा। इवन आपकी जो लिटिगेशन चार्जेस होंगे, आपके आने जाने का खर्चा होगा, वो भी अदालत उस मोबाइल कंपनी पे डालेगी और आपको वो पैसे भी मिल जाएंगे। अच्छा सर, जिसने ये केसेस पे हम बात करें तो बहुत सारे लोग इन चीजों से भी गुरेज करते हैं कि अब क्या इधर हम कानूनी उसमें जाएं और केस करें, क्या पता कितना टाइम लगे, कुछ इसका हल निकले या ना निकले। यहाँ ये रवैया चेंज करने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारिफ का एक अपना महकमा है ये, उसे बिला खौफ खतर यहाँ पे आके अपनी शिकायत का अंदराज करना चाहिए। अब जैसे अभी आपने मोबाइल की बात की, मोबाइल जब आप परचेज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी आइटम आप परचेज करते हैं तो उस पर डीलर की स्टंप लगवाएं और साथ उसकी जो शरायत हैं उसको वाज़ेह तौर पे मेंशन करवाएं, ताकि भी आपको गारंटी वारंटी का पता हो कि अगर उसमें चीज में ये चीज खराब होती है तो इतने अरसे बाद वो तब्दील होगी, और अगर वो कंप्लीट चेंज होगी तो कितने अरसे बाद चेंज होगी। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। और सारिफ को ये डर अपने जहन से निकाल दें कि
ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कोर्ट जो है ये आम सरकारी इदारा है। ये इंशाल्लाह यहाँ पे समरी ट्रायल होता है, यहाँ पे जल्दी केस का फैसला होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो डैमेजेस क्लेम करते हैं उसके लिए आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देना पड़ती। सही। अच्छा, जिस तरह अभी वारंटी और गारंटी का आप फर्क बताइएगा कि क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता होता, प्लीज गाइड करिएगा। देखिए, वारंटी और गारंटी का लफ्ज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें ये होता है कि एक चीज की वो कहते हैं जी ये गारंटी है कि ये खराब नहीं होगा। हाँ, ये तो इस चीज की उन्होंने गारंटी प्रोडक्ट की कंप्लीट गारंटी है। और जहां वारंटी की बात आती है कि जी मैं इसकी आपको वारंटी दे रहा हूं, ये अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया हाँ, तो हम आपके साथ ये सलूक करेंगे, इसको स्पेयर पार्ट्स आते हैं। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स के हम इसको यूं चेंज कर देंगे। अच्छा, यानी जो भी खराबी होगी, जहां गारंटी का लफ्ज आएगा ना वो रिप्लेस आएगा, जहां वारंटी का आएगा वो रिपेयर का आएगा। ठीक है। लेकिन जहां पे गारंटी और वारंटी दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब यही होता है जैसे भी ये मोबाइल की बात हुई है कि पहले उसको ठीक करेंगे। ठीक है। अगर वो ठीक हो जाता, देखिए हर चीज को रिप्लेस करना कोई हल नहीं है, उसको वो ठीक करेंगे। अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जवार से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। काफी दुकानों पे जाता हूँ, मेरी डाइट में ऐसा चीजों पे होते हैं कि मैं मेरे जेल में भी बैठे बैठे बातें की, हम खाने पीने की चीजें होटलों पे जाके खाते हैं, इसका चेक एंड बैलेंस भी कुछ आवाम को पता होना चाहिए कि ये चीज किस तरह की है। वो तो हमें मिसालें डाल डूल के हर चीज खिला देते हैं, उस वक्त तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, फिर बाद में जी। तो इस मौजूद पे भी कभी हो ना जी, होटलों वालों को भाई कुछ चेक एंड बैलेंस हो, पता हो आवाम को कि ये चीज असली है या क्या है या क्या नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये वाकई वो बात आ गई ना कि जितनी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचेगी तो लोग अपने हक को इस्तेमाल करना जो है वो सीखेंगे कि किस तरह हमें अपनी खाने पीने की चीज़ों को भी देखना है, चेक एंड बैलेंस करना है। क्योंकि जो घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, जाहिर सी बात है वो तो हमें पता होता है कि हमने किस तरह क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने इस्तेमाल किए हैं। बाहर की चीज़ों का हमें इतना नहीं आइडिया होता। अच्छा, कानून के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि कानून कितना रोल प्ले कर रहा है, हुकूमत जो है वो कितना? हुकूमत ने ये 2005 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लॉन्च किया। ठीक है। और उसमें 2009 में इसके रूल्स भी आ गए। बहुत सादा और आसान कानून है। अदालत मौजूद है और उस अदालत में सेशन जज बैठता है। ठीक है, उसमें देखें अवाम ने अपना रोल अदा करना है। अदालतें तो मुसलसल, मतलब अगर इसको हम डिबेट को ले चलें तो ये कई घंटों तक बात जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी अदालतें प्रॉपरली काम कर रही हैं। कंज्यूमर कोर्ट स्पेशली, वहां पे जो भी जज साहब आते हैं वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बैठ के फैसले करते हैं, डिले बिल्कुल नहीं करते। लेकिन बात यह ना कि आप जाएं तो सही अपना हक लेने के लिए। ये जो लॉ है ये बेसिकली समरी ट्रायल लॉ है। ये विद इन 90 डेज लॉ में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको रिलीफ मिलना है। विद इन 90 डेज, जिस दिन परला बंदा अपीयर हो रहा है। अच्छा, इसके साथ में ऐड करता चलो, अभी आपने बात की कि लोग घबराते हैं कोर्ट्स में जाने के लिए। बीइंग अ प्रेसिडेंट कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन, मेरे साथ आज हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं। हमारी तो काम, हम चाह ये रहे हैं कि जस्ट राइट अ लेटर टू अस। एक दफा तो आपको साफ ज़ाहिर हमारे पास आना होगा क्योंकि यू हैव टू साइन द पेपर्स। अपने केस को आपने साइन करना है। उसके बाद जब कभी शहादत होगी तो आपने अदालत में आना। केस तो आपका हमने टेकअप करना है। आपको जलील ख्वार होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आप हमें एक दफा बताएं, हम आपको आपका हक लेके देंगे। देखिए, ये सोशली भी और मजहबी तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी है, बतौर इंसान हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अवाम का, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों का जितना हो सकता है हम उनके साथ अच्छाई करें, हम उनके साथ भला करें। और खास तौर पे अभी आपने फूड की बात की जी। जब हम फूड लेते हैं तो ये जब हमारे अंदर चली जाती है, चाहे वो मेडिसिन हो या फूड हो, तो फिर वो अंदर जाके क्या करती है वो आप बेहतर जानती हैं। वो हमारी मौत का सबब भी हो सकती है। सेहत के लिए बहुत ज्यादा, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इंतहाई कॉन्शियस अंदाज में हमें चीजें लेनी चाहिए। फिर अगर हम, जैसे अभी एक कॉलर ने बात की होटल की, तो होटल्स हमें ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जहां हमें पता हो कि ये लोग जो है ना फ्रेश चीजें इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे होटल्स, जो मैं नाम लेना नहीं मुनासिब समझूंगा, वो फ्रोजन चीजें आपको दे रहे हैं। आप खुदारा फ्रोजन चीजों से बचिए।
हर देखिए मीट की एक लाइफ है, उसको आप कितना फ्रीज करके यूज और हमें करेंगे। नहीं आइडिया कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्या है, मतलब कब वो तैयार ज़िबा हुआ था, हाँ, कब उसको बिल्कुल फ्रीज ऐसे किया ही है। गया। अरसे के लिए उसको फ्रीज किया फ्रीज गया है। किया ठीक गया, है, बिल्कुल ये जो ऐसे ही। हमारे बच्चे हैं, ये जो मुख्तलिफ चीजों पे बारबेक्यूज में और आपके पिज्जा में और पता नहीं जिंगर बर्गर में और इन चीजों में उलझ गए, जी। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि वो घर में हम अपना मीट लें, अपना चिकन लें और घर में बनाए, वो सबसे अच्छा है। बिल्कुल ऐसे। फिर अगर सेकंड स्टेप पे हम लोग चले, ठीक है बाजार में बच्चों को कुछ खिलाना भी है, तो हमें सिलेक्शन करते वक्त फिर वही बात कि पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी खाएं। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, आपके जो पाकिस्तानी चेन्स हैं, हाँ। वो कम से कम आपको मीट फ्रेश दे रही हैं, वो आपको चिकन फ्रेश दे रही हैं, डेली की उनकी परचेज है, डेली आपको खिला रहे हैं। जब आप फ्रोजन की तरफ आएंगे ना, तो वो आपका सत्यानाश कर देंगे, बिल्कुल। आपका अब्डोमेन तबाह हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली बात मेडिसिन, अभी इसी क्योंकि से हम देखते हैं related। बीमारियां कितनी है, वो इसी वजह से है। अभी हम लोग जब बहुत आप ज्यादा बीमार लोग जो होंगे- है वो स्टमक के जो है वो बीमारी, मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें मुझे बड़ी एक अच्छी बात मिली। मैंने तकरीबन 4 साल मेहनत की, उसका कल रिजल्ट मैं पढ़ रहा था, मेरी मेहनत लगी हुई थी कि डॉक्टर्स जो हैं उनको मेडिसिन का नाम नहीं लिखना चाहिए, दे हैव टू राइट द नेम ऑफ साल्ट, उसके अंदर जो साल्ट है वो लिखें। यानी कि हमें अगर जरूरत है ना पैरासीटामोल की, तो डॉक्टर पैनाडोल नहीं लिखे, कालपोल नहीं लिखे, वो लिखे पैरासीटामोल, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, ताकि बंदे की सिलेक्शन, कंज्यूमर की ये सिलेक्शन हो कि फार्मेसी पे जाके वो कौन सी कंपनी का ब्रांड लेना चाहता है। इससे होगा क्या, महंगाई कम होगी, रेट बराबर होंगे, हर बंदे की कोशिश होगी। देखिए ना, मुझे अगर लाइक दैट सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक चाहिए, तो मैं क्यों क्लैरिसिल लूंगा, बिल्कुल, जो मुझे पड़ेगी 110 रुपए की टैबलेट, मैं तो जाके कोई भी ऐसी सिपासेन लाइक दैट, मैं वो साल्ट लूंगा जो मुझे 10 रुपए की गोली पड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो महंगी टैबलेट है वो सस्ती हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है काफी हद तक मेरे लोगों को जो है अवेयरनेस पहुंचाई है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। गजनफर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी और कंज्यूमर राइट जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपको भी पता है कि आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जा रहा है, उसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया रोही टीवी का कि इतने अहम टॉपिक पे जो है वो आवाम को बाशऊर करने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, कंज्यूमर, पूरा पाकिस्तान ही कंज्यूमर है, तो यहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा कि हुकूमती सतह पे कि वो ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे पाकिस्तान का हर शहरी वो बाशऊर हो, उसे पता हो कि मैंने अपना हक कैसे लेना है, मेरे साथ कोई ज़्यादती ना कर जाए, मेरे साथ कोई मेरा इस्तेहसाल ना कर जाए। यहाँ तो हर सेक्टर में, हर साइड में सारिफ का जो है वो इस्तेहसाल हो रहा है, उसे हर तरह से लूटा जा रहा है। तो ये आलमी दिन के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही अहम है कि साल में एक दिन आता है, ये तो एक महीना होना चाहिए पूरा सरकारी सतह पे डेली जो है वो इसके ऊपर काम करना चाहिए, और ताकि लोगों को मैक्सिमम अवेयर करना चाहिए। और सबसे जो इसमें अहम चीज़ है, अगर हम किसी एक शोबे को लेते हैं कि जिसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, वो आम चीज़ है कि हर शख्स बीमार भी होता है और रोज़मर्रा मामलात में जो है ना वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह। अब इस शोबे में क्या हो रहा है कि मेडिसिन पर बात कर रहे थे फ़खर मौलाना साहब जी, यहाँ ये सूरत हाल है कि जब आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपके टेस्ट कराना मकसूद है या नहीं है, उसने आपको 3-4 टेस्ट एडवाइस कर, वो तो मस्ट है। वो तो आप जब डॉक्टर के पास चले गए हैं तो उसने तो आपको हर टेस्ट जो है जी, वो पेशेंट की कैपेसिटी को भी एनालिसिस नहीं करते कि ये अफोर्डिंग नहीं है या वो सफेदपोश शख्स बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल उससे वो यानी अगर उसकी कैपेसिटी 500,000 रुपये है तो उसे 2-4 हज़ार रुपये के टेस्ट लिख के दे देंगे उसके बगैर, और फिर उसके 2-3 हिस्सों में जब तक टेस्टों की रिपोर्टें नहीं आएंगी, जब तक प्रोसेस, उसका इलाज रुक जाएगा। तो ये एक तो उसके लिए वो अजियत, दूसरा उसके लिए मुआशी अजियत। जी, तो ये एक बहुत बड़ा इस्तेहसाल है। अब इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? लाजमी बात है कि इसमें गवर्नमेंट को इस हवाले से कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरा आप आ जाए कि हर शख्स किसी न किसी सतह पे होटलिंग करता है,
होटल से चीज़ें लेता है, बिल्कुल। तो होटल्स में आप हम बारबेक्यू खाते हैं, हम पे करते हैं, सर्विस चार्जेस देते हैं, उस पर सेल टैक्स भी देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर भी ये श्योर नहीं है कि आप सेहतमंद खाना खा रहे हैं। सेफ्टी नहीं है ना, सेफ्टी इंसान को पता ही नहीं है कि अच्छा मैं अब जो कुछ खा रहा हूँ ये मेरे लिए कितना बिल्कुल ठीक है फायदेमंद है या नहीं है, उसके लिए चेक का कोई निज़ाम नहीं है। ये अभी 2022 है, ये 1990 की बात कर रहा हूँ जी जी, कि जो बाहर के मुल्क हैं, स्पेशली अरब ममालिक में, वहाँ पर जो फूड से रिलेटेड काम करने वाले लोग होते हैं, जो फूड डिलीवर करते हैं, फूड तैयार करते हैं, फूड बेचते हैं, या फूड कंपनी हैं, उन सब के वर्कर्स, उसकी मैनेजमेंट, सबके हेल्थ कार्ड बनते थे। तो हेल्थ कार्ड का मकसद ये होता है कि आपका हर 6 माह बाद साल में 1-2 मरतबा आपका मेडिकल चेकअप होगा कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है। अगर आप फिट हैं तो अच्छा फूड तैयार करेंगे, अगर आप मेडिकल करेंगे। सर आप बताएं कि जिस तरह सर ने ये बात की है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा जरूरी है कि लोग जो है उनको पता होना चाहिए, सेहत कार्ड के हवाले से भी हमें वो फैसिलिटीज जो है हुकूमत की तरफ से मिलनी चाहिए। जैसे हुकूमत ने एक सेहत कार्ड बहुत अच्छे तरीके से मुतारिफ कराया है, इसमें ज़रूरत है कि इसमें जैसे वोट लेने के बारे में बताया जाता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, सेहत कार्ड के हवाले से भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की ज़रूरत है, ताकि उनको पता हो कि हमने सेहत कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। हम किसी भी स्पेसिफिक पैनल हॉस्पिटल पे हम जाते हैं तो वहाँ से हमें वो सर्विसेज किस तरह से हमें डिलीवर होंगी। सही। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादातर ज़रूरी जो है ये कि हमें डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए जो है। अच्छा, इसके हवाले से भी और ये साथ बताएं कि सारिफ किस तरह जो है वो रजू कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन जो है वो दर्ज करवा सकता है, उस हवाले से भी बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें यह कि अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से रजू करना है तो वो 4 सेक्शन 11, 16, 18 और 19 के तहत आप आते हैं। इसमें सादा कागज़ पर डिप्टी कमिश्नर के नाम एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, और अपने वो रसीप्ट या ID कार्ड की कॉपी लगा के आप DC ऑफिस में या हमारे कंज्यूमर के ऑफिस में जमा करा देंगे। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के हवाले से आपको डैमेजेस प्रॉब्लम हुआ है तो आप कोर्ट में 15 दिन का लीगल नोटिस देकर और 7 वो लीगल नोटिस लगा के आप वो कोर्ट में दायर कर देंगे केस, और वो समरी ट्रायल केस होगा। उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका बग़ैर किसी मुआवजे के, कोर्ट फीस के, और उसमें आपको वकील की फीस भी दी जाएगी और उसमें दी जाएगा, और कोर्ट आपको जो है ये समरी ट्रायल बहुत जल्दी फैसला करके आपको अनाउंस करेगी। वही बात होगी ना कि बहुत अवेयरनेस की जो है वो हमें उसके साथ साथ जो है हमारे आवाम को उस तक जब अवेयरनेस पहुंचेगी तो वो अपने राइट्स का इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से कर सकेगी। एक और चीज़ है कि जैसे साकिब साहब ने बताया कि आप इस तरीके से आप प्रोसेस में वो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसे कानून में है, हुकूमत पंजाब ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है कि पब्लिक की सेफ्टी और उनके रोजमर्रा के मामलात में उनकी। अच्छा, इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ये गजनफर मलिक साहब बैठे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर हैं, तो इनके मुतल्लिका मेरा सवाल है कि महंगाई जो है वो ठीक है, मान लेते हैं कि वो एक आलमी सतह पे इज्तिमाई मसला है, महंगाई हो गई है तो उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ा है, ये चीज मान लेते हैं, लेकिन जो रेट गवर्नमेंट की तरफ से तय कर दिया जाता है किसी भी चीज का, सब्जी का, फ्रूट का, किसी भी चीज का, तो कम से कम उस रेट पे तो चीजें जो है वो सार्फिन को मिलनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह कॉलर हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है ना, जो रेट मुकर्रर किए जाते हैं उन रेटों पर चीज़ें भी दस्तयाब नहीं हैं। अभी जो मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनका जो रोल है वो बहुत महदूद है।
उसमें जो मेरे मुशाहदे में आया वो ये है कि हम तो सिर्फ 8, 10, 15 चीज़ें हैं खाने पीने की, और वो भी उसकी भी क्लास निचली सतह की है जिसके रेट हम तयन करते हैं। जो उसकी अच्छी क्लास है, बी क्लास, ए क्लास, उन चीज़ों के रेट का तयन तो प्राइस कंट्रोल कमेटी कर ही नहीं रही। दूसरी बात यह है कि जो नर्ख डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से नाफिज अमल किए जाते हैं उससे यानी 10, 20, 30% मिसाल के तौर पे गोश्त है, गोश्त का रेट, छोटे गोश्त का रेट 800 रुपए किलो, तो मार्केट में वो 1200 रुपए किलो में दस्तयाब है। तो इसको इम्प्लीमेंट तो जाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इस पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब यह है कि ये जिले इंतजामिया की नेग्लिजेंसी है। इसी तरह बड़ा गोश्त है, फिर मुर्गी का गोश्त है, इनके प्राइस कंट्रोल कमेटियों में इनके नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं। तो इसमें अगर जो मुकर्रर करदा नरखों पे चीज़ बाहर दस्तयाब नहीं है तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी इंतज़ामी अफसरान हैं और जो हमारा निज़ाम है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा और उन्हें अपने सिस्टम को ठीक करना होगा, रवैयों को ठीक करना होगा और आवाम तक सही तरीके से डिलीवर करना होगा। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे प्राइस कंट्रोल हुकूमत की तरफ से फिक्स कर दिए जाते हैं रेट, हम जाते हैं हमें उस रेट पे कभी भी आज तक वैसी चीज़ मिली भी नहीं है। कि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे जैसे आटा, चीनी, घी, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं हमारे इस्तेमाल की, इस पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो अब कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और वो तो बढ़ा ही दी गई, लेकिन उसके बाद जब हम खरीदने जाते हैं तो उससे डबल ट्रिपल हमें पे करना पड़ता है। तो किस तरह उसको कंट्रोल किया जा सकता है? एक बात मैं ऐड करूंगा यहाँ, एक बात आपकी मैं ऐड करूंगा आपके बात के साथ कि ये कि इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे सारिफ को विजिलेंट होने की बहुत ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े सुपर स्टोर्स का विजिट किया है जी, जहाँ पर गवर्नमेंट के रेट की लिस्ट अवेजा की जाती है जी, लेकिन वहां पर वो क्या करते हैं कि स्टोर वाले उठा के बैक साइड पर बिल्कुल ऐसे यही काम हो रहा है। वहां कोई सारिफ उसके ऊपर बात नहीं उठाता कि भाई इसको सामने रखो या ये जो रेट है इनको सामने रखो, या वो उस रेट लिस्ट को चेक करें कि आया उस रेट लिस्ट के मुताबिक हम जो चीज परचेज कर रहे हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। इसी तरह हमारे जो जुमा बाजार है, हमारे रमजान बाजार है, उसके अंदर जो चीजें पेश की जाती हैं उसके अंदर हमारे रजिस्टर खाली पड़े होते हैं, उसके अंदर हमारा कोई कंप्लेनेंट आके कंप्लेंट नहीं करता। जब तक आप अपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, उनको अपनी शिकायत नहीं पहुंचाएंगे, तो हम अपनी उसको आगे कैसे प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती भी हैं कि अगर हम शिकायत करते भी हैं तो उसका रिस्पांस फौरन नहीं मिलता। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ फरहान मौजूद हैं कॉल पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये बात सबसे करना चाहता था कि इंतजामिया को चाहिए कि वो आगाही के लिए बैनर्स लगवाए, पंपलेट दें। आम शहरी को पता ही नहीं कि कैसे कंप्लेंट करनी चाहिए जाके सार्फिन को। तो ये इंतजामिया का हक बनता है कि ये आगाही मुहिम चलाए ताकि अवाम में शऊर पैदा हो, उन्हें अपने हकूक पता चले कि कोई वो चीज खरीदे तो उसके ऊपर वो बिलिंग कैसे करें और क्या करें। तो ये हुकूमत का फर्ज है इश्तिहारात के जरिए, अखबारात के आगाही पैदा करें, फिर लोगों में ये शऊर आएगा। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि ये हमारे पाकिस्तानियों को, भाइयों को, बहनों को एक तो ये चाहिए कि एक पंजाब कीमत ऐप है, उसे डाउनलोड करें। वो आप घर बैठे अपनी जो रोज़मर्रा जो चीज़ें आप खरीदते हैं, आपको उसकी कीमतें, सरकारी कीमतों के बारे में फ़ौरन पता चल जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप जो है वो कीमत ऐप के ज़रिए ही कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐप इस्तेमाल करना नहीं जानते, जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे ऐसे मैं उसी टॉपिक पे कह रहा था कि साकिब साहब की जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हमारी हेल्पलाइन का इस्तेमाल जी, इनकी हेल्पलाइन भी है। इससे भी ज्यादा इजी किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सेफ्टी का जो एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। हर थाने की सतह पे मसालती मेंबर्स मौजूद हैं जो पुलिस स्टेशन के रिवायती ट्रायल की बजाय फौरी तौर पे मामलात को हल करेंगे।
तो वो पब्लिक सेफ्टी काउंटर होना चाहिए, हर थाने की हदूद में होना चाहिए। अमूमन बाजारों के अंदर भी थाने मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं। वहां पे एक सोशल काउंटर होना चाहिए कि कोई भी शख्स जिसके साथ कहीं कोई ज्यादती हुई है, उसके साथ उसका मुआशी इस्तेहसाल हुआ, उसे गैर मियारी चीज फरोख्त हुई या उसको जो है वो लूटा गया, तो वो 2 मिनट के लिए थाने के उस काउंटर पे जाए, थाने के अंदर भी ना जाए, उसका काउंटर पब्लिक साइड में होना चाहिए। तो वहां पर वो फौरी तौर पे वो डिलीवर करे और उस मामले को 5-10 मिनट में, आधे घंटे में हल कर देगा वो। तो इस तरह का हमने ये प्रैक्टिस अपने एरिया में की भी है, जिसके हौसला अफजा रिजल्ट मिले हैं। कि हम लोग जो बाजार एरिया है, मॉडल एरिया है, कैंट एरिया, तो इसमें इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, तो हमने अपनी सोशल कम्युनिटी और ट्रेडर्स के साथ मिलके, और इसका लाइजोन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के साथ भी है कि कोई भी खवातीन या कोई कंज्यूमर जो है वो अपनी शिकायत उस काउंटर पर लेकर जाता है, बिजनेस कम्युनिटी के काउंटर पे, तो उसकी वो मसला फौरी तौर पे हल किया जाता है। सर, जिस तरह मैंने जो है बात की थी कि बहुत सारे लोगों की शिकायत जो हैं वो यही होता है कि हमें फ़ौरन, अगर हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है भी और हम शिकायत दर्ज करते हैं तो उसका हमें रिस्पांस नहीं दिया जाता। क्या कहना चाहिए? इसमें मैं आपको कहूँगा कि बहुत सारी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो फौरी तौर पर सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको एतमाद करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो हो जाती हैं इसमें, क्योंकि अभी कोई पेचीदा मसाइल इसमें नहीं आ रहे। जब पेचीदा मसाइल आएंगे तो उसमें लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और उसके लिए ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाता है। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी केस डिसाइड हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप फौरी तौर पर कंज्यूमर काउंसिल से रिव्यू करें और इस पर एतमाद करें। सही। अच्छा सर, किस तरह इन मसलों का जो है हल निकाला जा सकता है, जिस तरह कंज्यूमर भी, हुकूमत भी, ताजिर भी हमारे, किस तरह ये मिलकर जो है इन मसलों को हल कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि सारिफ, ताजिर और हुकूमत जब ये तक एक टेबल पर बैठकर कोई कानून साजी नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई कानून अपने फ़ायद सही तरीके से निचले लेवल तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए बेहतर यही है कि इन तीनों स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जाए और इन तीनों स्टेक होल्डर्स के जो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सारिफ है तो उसके अपना एक लिमिटेड महदूद आमदनी है और उसमें उसने अपने पूरे महीने को गुजारा करना है। इसी तरह ताजिर है तो उसने अपने बिजनेस को भी तो रन करना है और सारिफ का भी ख्याल करना है और प्रोडक्ट्स भी अपनी उसने सेल आउट करनी है, अपने बिजनेस को भी रन करना है। इस तरह हुकूमत ने जब उनको ये फैसिलिटेशन देनी है तो उसी देनी है कि वो चीज़ें निचले लेवल तक जाएं। तो ये तभी मुमकिन है जब ये तीनों बैठकर और अच्छी कानून साजी करें और अच्छे काम जो है वो करें और उससे ये एक बेनिफिट्स नीचे तक जाए। उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्रीज बताएं, लोगों को बताएं, और इसमें रेडियो भी बहुत अच्छा हमारा प्ले कर रहा है। रेडियो, क्योंकि रेडियो एक मैं की बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि रेडियो जो है इसमें हमारे देहातों तक इसकी अप्रोच है, वहां तक अप्रोच है जहां पर हमारा टीवी या उसकी एक्सेस नहीं पहुंच सकती, वहां रेडियो पहुंच रहा है। तो वहां पे जो है ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएं, छोटे छोटे टेली प्ले किए जाएं, ताकि वो जो लोगों को पता लगे कि कंज्यूमर की क्या अहमियत है, उसके हुकूक। बिल्कुल। और जिस तरह मोबाइल अब हर इंसान के पास है और इस टाइम मेरे ख्याल में मोस्टली लोग जो है मोबाइल का यूज जो है वो बहुत ज्यादा चाह रहा है, तो सोशल मीडिया भी एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो है काफी लोगों को अवेयरनेस, जी बिल्कुल, उसके ऊपर काम किया जा सकता है, लोगों को अवेयरनेस दी जा सकती है। अच्छा सर, किस तरह एक्शन लेते हैं? जिस तरह प्राइस कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, दुकानदार भी जो हैं, वो आपका जो हुकूमत की तरफ से रेट जो है वो फिक्स किया जाता है वो छुपा दिया जाता है और फिर नया रेट जो है वो अपना रेट लगाकर जो है वो शो करते हैं कि इसके मुताबिक जो है। मैं समझता हूं कि वही बात करूंगा कि आपको सिस्टम पर तवज्जो देनी होगी, आपने मुस्तकिल बुनियादों पे इस मसले का हल निकालना होगा। बात यह है कि अगर कोई चीज़ स्टॉकिस्ट है, ज़ख़ीरा अंदोज है, उसने गला मंडी की सतह पे, सब्जी मंडी की सतह पे स्टॉक को रोक लिया है, उसकी मांग में इजाफा हो गया, माल आगे है नहीं, वो उसको महंगा निकालेगा। आगे सिस्टम यह है कि हम लोग जाके छापे कहाँ मारते हैं, रिटेलर्स पर, छोटी शॉप्स पे, वो जो उसकी परचेज है उससे कम पे तो नहीं दे सकता ना। अभी हम फ्रूट्स वगैरह भी लेने जाएं या हम कोई सब्जी लेने भी जाएं तो जो हुकूमत की तरफ से
प्राइस दिए गए हैं वो उस पर दे ही नहीं रहे। आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी, आपको जो चीज भी आप लेना चाहे वो। इंतजामिया को अपना गला मंडी में, सब्जी मंडी में अपना चेक टाइट करना होगा। उसको ये गवर्नमेंट को पता होता है, इंतजामिया को पता है कि ये फल फ्रूट सब्जियां ये किन किन नरखों पे, ये हमारी जरूरियात जिंदगी किन नरखों पर फलां जगह से फलां जगह तक आने तक कितना इस पर खर्च आता है, कितना इसका वो डिलीवरी। मैं ये यहाँ कहूँगा कि बहुत सारी जगहों पर जैसे गला मंडी में भी गवर्नमेंट ने अपना एक हेल्थ शॉप, अपनी एक शॉप बनाई है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि हमारा जो सारिफ है वो शिकायत का अंदराज नहीं करता, जो है प्रॉपर तरीके से शिकायत दें। अब जबकि कंज्यूमर डिपार्टमेंट उनका वजूद में आ चुका है और उनके लिए सर्विसेज दे रहा है, तो वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट्स फाइल करें, वहाँ बताएं कि जी हमें ये मसाइल है, हमें इनका सोल्यूशन बताया जाए। जैसे अभी प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले, इनको बताया जाए कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ये इसको इसकी किस तरीके से हल किया जाए। जब तक ये नहीं बताएंगे उस वक्त मसाइल नहीं हल होंगे। वही ना, मसले हमारे अपने भी बहुत सारे हैं, हमने उनको खुद ही ठीक करना है। जब तक हम खुद ठीक नहीं करेंगे तो चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। बात है कि निजाम भी तभी ठीक होगा ना जब हम भी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। सारिफ जब तक बोलेगा नहीं ना, ये मामला हल नहीं होंगे। अगर जो हमारी हेल्पलाइन है, हमारी जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है या क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, जब तक सारिफ कंप्लेन नहीं करेगा, जब तक अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेगा, तब तक जो है उस वक्त तक ना इदारे ठीक होंगे ना सिस्टम ठीक होगा। अब वो क्या है ना कि हम तब्दीली चाह रहे होते हैं कि तब्दीली आए, लेकिन हम उस तब्दीली को जो है फिर एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे होते, उसके ऊपर कोई काम भी नहीं कर पा रहे होते कि हमें ये भी करना है, तो इससे हम किस तरह जो है अपने निजाम को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी बहुत सारी चीजें हम ये देख रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल जो है वो आवाम जो है वो बड़ी बेहाल है, हर वक्त जो है वो महंगाई को लेके हम ज्यादा जो है वो रोना रो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? सर बहुत सिंपल है कि आप फौरी तौर पे ना ये जो हमारी अशिया ज़रूरी हैं, वो अशिया ख़ुर्द-ए-नोश जो जिनके बगैर सर्वाइव नहीं किया जा सकता, उसकी फरामी को आसान बनाया जाए। अच्छा, इस पे भी और जो मयारी अभी हम देख रहे हैं कि जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं उसका मयार कैसा है, उस पे बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि मिलावट जो है वो बहुत ज्यादा पाई जा रही है। चाहे हम खाने की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं या हम दूध का ही इस्तेमाल की बात कर लें कि आजकल दूध में बहुत ज्यादा मिलावट की जा रही है। तो अगर हम डब्बे वाला दूध भी पीते हैं तब भी उसमें केमिकल हैं, और अगर हम जो है बाजार से दूध ले रहे हैं तो उसमें भी जो है वो हमें प्योर कोई चीज हमें नहीं मिल रही, श्योरिटी नहीं है। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये जो इदारों की जो परफॉर्मेंस सही नहीं हो पा रही, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा, लोगों को आसानियां नहीं मिल रही, लोगों को मुकर्रर नरखों पे चीजें नहीं मिल रही। हाँ। तो मेरा जाती वो जो है ना ख्याल ये है कि जो इदारों में जो सियासी मुदाखलत है, अगर उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, इदारों की अपनी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, उसमें चेक एंड बैलेंस बेहतर हो जाएगा। ये अगर कोई पकड़ा जाता है, गिरफ्त में आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी बैक पे कोई ना कोई पॉलिटिकल अप्रोच होती है, कोई ना कोई लोग आसानी से छूट जाते हैं, आसानी से छूट जाते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें तवज्जो देनी होगी, और ये महंगाई को कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। अच्छा सर, आप बताएं कि लीगली जो है, जिस तरह अभी इन्होंने बात की है कि जो है अगर किसी की कंप्लेंट पे कोई बंदा पकड़ा भी जाता है तो फौरन आसानी से जो है वो उसको छोड़ दिया जाता है, क्यों? जहाँ तक हमारे कंज्यूमर एक्ट की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि वो इतनी आसानी से गया हो। लेकिन हमारे लॉज के अंदर ही ऐसी कुछ खामियां होती हैं जिनका फ़ायदा उठाकर वो जो है वो रहा हो जाते हैं, या उसमें से उनको सेफ रास्ता मिल जाता है कि वो बिल्कुल आसानी से। लेकिन होना ये चाहिए कि हमारे जो इतने सख्त होने चाहिए ये लॉज कि ये लोग जो है किसी तरह भी जो है ऐसा जुर्म दोबारा करने का सोचे भी ना। क्योंकि अब देखें ना कि हेल्थ जो है ये एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप ये कहेंगे कि जी कि इसके मुतालिक हम कवानीन सख्त करें तो हमें कर लेने चाहिए। आज हम जितने मसाइल का शिकार हो रहे हैं शायद हम पहले नहीं थे। आज हमारा पानी किस कदर आलूदा है, हवा किस कदर आलूदा है, हमारी ग़िज़ाएं किस तरह आलूदा हैं, हम उसका अंदाज़ा इससे पहले कभी नहीं लगा सकते। इसलिए हमें चाहिए कि अपने लॉस को जितना सख्त करेंगे और इन लोगों को आनी हाथों से जब तक नहीं पकड़ेंगे उस वक्त हमें अच्छे नतीजे नहीं मिल सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दी है। और यकीनन मैं समझती हूँ कि जब तक अवेयरनेस नहीं जाएगी, लोग इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो जितना हो हमारी भी कोशिश है कि जितना हो सकेगा हम अवेयरनेस जो है अपनी आवाम तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, साकिब साहब आपको
आपको बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर अफजल बुखारी साहब, जो कि रोही के एडिटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सर से जो है मिल के भी आज बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी आज इनकी पहली मुलाकात है। तो सर, सबसे पहले तो हम आज आपसे जानेंगे कि जो सियासी सूरत हाल इस टाइम जा रही है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। एक तो इसमें लोगों की दिलचस्पी भी है, दूसरा लोग ऐसे लगता है कि खौफजदा भी हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है ना। और देखें, जाहिर है इस मुल्क में रहने वाले परेशान होते हैं कि अगर कोई अनारकी होती है, कहीं अगर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होता है, उसका बराह रास्त असर जो है वो माशरे पर पड़ता है। और सबसे बड़ा जो असर है वो कम्युनिटीज़ जो अशिया सर्फ हैं उनकी कीमतों पर पड़ता है। और पहले भी जो है वो कीमतें कंट्रोल में नहीं है और महंगाई से लोग बड़े परेशान हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस मौके पर कोई अफरा तफरी होती है, जैसे अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने जलसों का ऐलान कर दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। इस टाइम जो हम सिचुएशन देख रहे हैं तो बड़ी, अगर सड़कें बंद होती हैं, आमदोरफ्त रुकती है, तो जाहिर है जो अशिया सर्फ मंडी तक पहुंचती हैं, मंडी से बाजार तक पहुंचती हैं, तो उनमें रुकावट आ जाएगी। और रुकावट आएगी तो लामहला उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो लोग परेशान होंगे। तो ये परेशानी का पहलू भी है और दिलचस्पी का पहलू भी है। जहां तक अदम एतमाद की तहरीक का मामला है, तो ये सियासी जमातों का हक है और ये आईनी हक है कि वो अगर ये समझते हैं कि हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं और हुकूमत के पास ये नंबर नहीं है, अब वो हुकूमत ये नंबर्स खो चुकी है, तो वो एक मूव कर सकते हैं, करारदाद ला सकते हैं कि हुकूमत जो है वो अपना एतमाद का वोट ले, या वो एतमाद खो चुकी है उसका हम शो करते हैं सारा कुछ। तो ये आईनी हक है, लेकिन इस पर जो रद्द अमल है दोनों तरफ से वो बड़ा अजीब सा है। और ख़ास तौर पे ऐसे रद्द अमल की नज़ीर पहले नहीं मिल रही। पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जहाँ पर अदम एतमाद आई है, लेकिन अदम एतमाद जो है वो असम्बली या पार्लियामेंट तक महदूद रही। ये इस दफ़ा जो मंजर है वो कि ये अदम एतमाद जो है वो सड़कों पर आ गई है। बिल्कुल सर, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हेल्दी टिप्स। जी नाज़रीन, जैसे हेल्दी टिप के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हेल्थ जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हम खाने पीने की चीज़ों पे जो है वो गौर नहीं करते। तो आज हम मकई पे बात करेंगे, और मकई के बारे में हम ये देखते हैं कि वो एक मुनफरद मुकाम रखती है और तमाम अनाजों से ज़्यादा इसमें जो है वो ज़्यादा शुगर पाई जाती है और इसको मीठा अनाज भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको शौक से खाते हैं। और मैं अपनी एक बात कहूँ तो मैं भी इसको जो है, पॉपकॉर्न जो हैं वो हर किसी के फेवरेट होते हैं। तो लोग जो है इसको भून कर खाते हैं, तो पॉपकॉर्न की शक्ल में भी खा सकते हैं, इसको आप सैलड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, जिस तरह कुछ फ़वाइद मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन बी और विटामिन ई जो है वो भी इसमें वाफिर मिकदार में पाया जाता है। बहुत ही जल्द हजम होने वाली ग़िज़ा है। लोग जो हैं इसको बड़े शौक से खाते हैं। और स्पेशली जो मकई का आटा है वो जो है वो लोग जो है सरसों का साग हो और मकई की रोटी हो, तो उससे जो है वो बड़ा मज़ेदार एक खाने का फूड का हवाले से जो है उसकी बात करेंगे कि बड़ा मज़ा आता है। मकई की रोटी के साथ साग खाने का बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, और इसके साथ इसमें फॉलिक एसिड जो है वो भी पाया जाता है। फाइबर मौजूद होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाता है। और ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जब भी कभी ऐसा होता है कि भूख लगी हुई हो, तो अगर आप जैसे इसको मकई के दानों को जो भून के खा लें या इसको पॉपकॉर्न की शक्ल में जो है वो खा लें, तो वो आपकी भूख जो है वो जल्द मिटा देता है। और आपके पास ये इसमें कैलोरीज जो हैं वो बिल्कुल कम होती हैं। बहुत सारे हम देखते हैं कि इस टाइम हमारे मसाइल हैं कि बहुत सारी हमारी जो घर की ख़वातीन हैं वो जो है वो कह रही होती हैं कि हमारा वज़न जो है वो बढ़ गया और कम होने। तो उसमें आप ये बेहतरीन ग़िज़ा है कि आप मकई जो है वो अपनी ग़िज़ा में शामिल करना शुरू कर दें, तो ये एक अच्छा उस पर आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। और इसके साथ साथ स्किन के हवाले से बात करें तो ब्यूटी कॉन्शियस तो ख़वातीन हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं। किसको नहीं खूबसूरती चाहिए, ग्लोइंग स्किन क्यों नहीं चाहिए। तो उसके हवाले से भी हम देखें तो आप अपने सैलड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ मकई का जो आटा है वो भी आप अपनी स्किन के ऊपर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, तो उससे भी आपकी जो स्किन है, जो पिंपल्स होते हैं और जिस तरह आजकल छाइयाँ और बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है झाइयाँ
स्किन के ऊपर हो रही होती हैं, इससे ये जो है ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपकी स्किन जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। जो ख़वातीन ज़रा थोड़ी एज से ज़्यादा लगने लग जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे के ऊपर, तो अगर आप उनका मकई का आटा जो है वो इस्तेमाल करेंगी तो उससे ये आपकी जो झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो आज की हेल्दी टिप के हवाले से तो मैं ये बात कर रही थी, और इसके साथ जो है हम बात कर रहे थे सर से जो है वो सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो वापस अपनी उसकी तरफ आते हैं बातचीत का। सर, जिस तरह हम अदम एतमाद का वोट जो है इस टाइम हम देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि हुकूमत के गिरने का इम्कान जो है वो ज़्यादा है या नहीं? अच्छा, दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और इतने एतमाद के साथ बातें कही जा रही हैं कि एक लम्हे पर आपको ऐसे लगता है कि हुकूमत जा रही है, दूसरे लम्हे पर लगता है कि नहीं, हुकूमत मजबूत है, अपोजिशन को नाकामी होगी। अच्छा, ये दावे फितरी भी हैं, बड़ी वो सूरत हाल जो है ना वो अजीब सी बनी हुई है। हाँ, मतलब अच्छा, ये फितरी इसलिए भी है कि दोनों तरफ के लोगों ने यही कहना है कि हम जीत रहे हैं। जब आप कोई मैच खेल रहे होते हैं, कोई मुकाबला हो रहा होता है, तो दोनों एतमाद के साथ होते हैं और जीतने की जो है वो अर्ज लेकर जो है मैदान में उतरते हैं। तो दोनों ये कह रहे हैं और अपने साथियों को भी सपोर्ट करना है ना कि हम जीत रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, जहां तक आपने कहा कि इसका नताइज जो है वो उनको प्रिडिक्ट किया जाए, तो इसमें हुकूमत के पास जो है बहुत सारी गुंजाइश मौजूद होती है कि वो अपने लोगों को साथ मिला सकती है, नाराज लोगों को मिला सकती है, उनको इंसेंटिव दे सकती है। तो हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, जबकि अपोजिशन के पास जो है वो वादे होते हैं कि अगर हम जीत गए तो आपको ये देंगे, अगर हम जीत गए तो ये देंगे। दावे तो हमेशा से चलते आ रहे हैं। अच्छा, आज तक लोग दावे ही कर रहे हैं। देखिए, इस मंजर को जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन में देख लें तो मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस वक्त हॉट केक है और दोनों तरफ से उसके लिए ऑफर्स हैं कि जी आप इधर आ जाएं तो आपको ये मिलेगा, आप उधर चले जाएं तो ये मिलेगा। अच्छा, अगर आप मुस्लिम लीग काफ की जगह पर हूं तो जो कुछ आपको मिल रहा है वो तो यकीनी है ना। जब आप बैठे हुए हैं तो जो कुछ आपके पास है वो यकीनी है। अच्छा, जो उधर से मजीद मिलता है वो भी यकीनी है, लेकिन अगर आप अपोजिशन की तरफ जाते हैं तो वो उधर से जो मिलने का इम्कान है वो जीत की सूरत में है, लेकिन अगर अपोजिशन नाकाम होती है तो जो कुछ मौजूद है वो भी गंवा बैठेंगे। ठीक है, तो इसलिए खर्चा भी उसके साथ अटैच है। अच्छा, अब अगर हुकूमत खत्म होती है और अपोजिशन को मौका मिलता है कि वो हुकूमत बना ले, अगर वो ज्यादा अरसा हुकूमत बनाती है और चलाती है, जिस तरह ये साल 1.5 साल बाकी है, तो इन 1.5 सालों में पीटीआई अगर बाहर होगी तो वो फिर दोबारा अपने आप को मजबूत कर लेगी और ये तहरीक चलाएगी कि जी हमें हुकूमत नहीं करने दी गई और हमारे लिए मुश्किलात पैदा की गई, और वो एक जो महरूमी वाला मंजर है वो पेश करेंगे और लोगों की हमदर्दियां जो है वो हासिल कर सकेंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को खुद नुकसान होगा अगर वो हुकूमत में आते हैं। अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते तो उनके लिए फिर मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि लोग जो उनके साथ अभी जुड़े हुए हैं तो ये समझते हैं कि ये हमारे मसीहा हैं। जब वो अगर 1 साल हुकूमत कर लेंगे तो वो मसीहाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर बदल जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो माशी हालात हैं वो बड़े मुश्किल हैं और IMF का भी दबाव है, FATF का भी दबाव है, तो मुल्क को चलाना मुश्किल है। वो आज तेल की कीमतें कम हो गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन पिछले अरसे में मुसलसल दबाव था और उस वजह से बड़े प्रेशर था। तो उससे लगता था कि जो पेट्रोल के निर्ख हैं वो 200 रुपए से ऊपर होने चाहिए। अब जो हुकूमत आती है अगर वो इसको बरकरार रखती है तो तब मुश्किल होती है, अगर पैसे बढ़ाती है तो तब मुश्किल होती है। इसलिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सी गेम है। अब हो क्या रहा है, अपोजिशन की भी ख्वाहिश है कि हम इस मूव के जरिए हुकूमत का खात्मा करें, हुकूमत का खात्मा करके हम फौरी तौर पर असम्बलियां डिसॉल्व कर दें और नए इलेक्शन अनाउंस कर दें। लेकिन अब मुस्लिम लीग काफ जो है वो गारंटी ले रही है अपोजिशन के से कि अगर हम आपके साथ आते हैं तो ये आप यकीनी बनाएंगे कि ये असम्बलियां डिसॉल्व नहीं होंगी और इनको 1.5 साल जो बाकी अरसा है ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। अगर वो मुद्दत पूरी करती हैं तो काफ लीग के हक में तो जाता है, पीटीआई के हक में भी जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएगी। ये बात बड़े संगीन नतीजे भी तो आ सकते हैं, जिस तरह अभी बहुत जलसों का जो है वो जलसों की सूरत हाल। अच्छा, ये खैर जलसे करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर जलसे करना कि जब मंजर जो है वो इस किस्म का है और एक कैफियत जो है वो साथ साथ आप इसमें एक OIC की वज़रा खारजा कॉन्फ्रेंस भी हो रही है पाकिस्तान में ना। ठीक है। अच्छा, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के जो वज़रा खारजा हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस कॉन्फ्रेंस की और इसके बड़े असरात होंगे।
ऐसे मौके पर हमें एक मस्बत पैगाम जो है पूरी दुनिया को देना चाहिए। अगर ऐसे मौके पर हम मस्बत पैगाम नहीं दे पाते, और यहाँ एक अफरा तफरी वाला आलम होता है, और ऐन उस वक्त जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमारे लोग सड़कों पर धरना दे के बैठे हों और रास्ते रोक कर बैठे हों, तो उससे बड़ा गलत मैसेज आएगा। तो इससे ज्यादा कहते हैं आवाम को ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवाम को भी मुश्किल। अच्छा देखिए ना, अगर हुकूमत भी मुश्किल में पड़ती है या रियासत मुश्किल में पड़ती है, तो रियासत का मुश्किल में पड़ना मतलब ये है कि आवाम का मुश्किल में पड़ना। हुकूमत अगर मुश्किलात झेलती है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर रियासत मुश्किल में पड़ जाती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, अब पीटीआई की हुकूमत है, कल को किसी और की हुकूमत होगी, लेकिन जो रियासती इदारे हैं और रियासत का जिन बुनियादों पर उसकी इमारत खड़ी है वो उसी तरह बरकरार रहनी चाहिए और उसमें कोई खराबी पैदा नहीं होनी चाहिए। रियासत का जो मैसेज है दुनिया में वो ठीक जाना चाहिए, इस्लामी ममालिक की तरफ जो मैसेज है वो ठीक जाना चाहिए। अभी हम बड़े मुख्तलिफ से फेज से गुजर रहे हैं। आप ये देखें कि इससे पहले हम अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट थे जी। हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक बड़ी भरपूर जंग लड़ रहे थे। अच्छा, हम नॉन नेटो अलाई थे, उन्होंने हमें इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ था कि हम नेटो के मेंबर नहीं थे, लेकिन हम उसके बावजूद जो है उनके इत्तेहादी थे और हमें नेटो वाले मेंबर की हैसियत हासिल थी। तो अचानक सूरत हाल बदल गई, ठीक है ना जी। अब अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे जो माजी में थे, यूरोपीय यूनियन के साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे जो माजी में थे। अब हमारा झुकाव जो है वो दूसरे ब्लॉक की तरफ ज्यादा है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, इसमें भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो हमें अगर रियासत अपनी जगह पर मजबूत खड़ी होगी तो आगे बढ़ने के रास्ते होंगे। अगर रियासत कमजोर हो जाती है और ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसमें हमारी हुकूमत तो कमजोर होती है लेकिन रियासत को खदशात लाक होते हैं, तो फिर हमें इस पे सोचना चाहिए और जरूर गौर करना चाहिए। सर, जिस तरह अभी ग्रुपिंग चल रही हैं, ग्रुप टूट रहे हैं, बन रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक फितरी सा अमल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये जमहूरियत और ये जो निज़ाम है जिसको हम देखते हैं, पीटीआई की हुकूमत के ही लोग जो है वो अपनी ही ग्रुपिंग जो है वो बनाना स्टार्ट, ये ऐसे ही होता है। आप देखिए, जब इलेक्शन होते हैं तो लोग जो है वो पिछले 5 साल की नाराजगियां उठा कर ले आते हैं कि जी आपने फलां मौके पर हमें जो है वो अहमियत नहीं दी थी, हमारी शादी पर आप नहीं आए थे, हमारी वो इस तरह के मसले, इस किस्म के मामलात आ जाते हैं। तो इसको भी आप एक इलेक्शन का फेज समझे, क्योंकि अब जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो अरकान असेंबली हैं, उन्होंने वोट डालना है, तो उनकी हैसियत वोटर वाली हो गई है ना। जो हमारी हैसियत होती थी वो उनकी इस वक्त हैसियत है, वोट डालना है उन्होंने। तो उन्होंने वो गिले शिकवे करने हैं और वो सारे गिले शिकवे हो रहे हैं। अच्छा, जो मरकज की सियासत है उसके असरात पंजाब की सियासत पर भी पड़ते हैं, दीगर सूबों के ऊपर भी पड़ते हैं, लेकिन पंजाब की सियासत पर बहुत ज्यादा पड़ते हैं। इसलिए आप देखें कि अदम एतमाद तो मरकज में आई है ना, वजीर आजम के खिलाफ आई है, लेकिन परेशानी जो है वो सूबे में भी लाहक है। मीटिंग्स इधर भी हो रही है, वजीर आला भी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लामहला इसके असरात जो है वजीर आला पंजाब पर भी पड़ेंगे और पंजाब असेंबली पर और पंजाब की हुकूमत पर भी पड़ेंगे। सर, वजीर आला जिस तरह पंजाब जो है वो उसको भी चेंज करने पर बहुत ज्यादा इस टाइम जोर भी दिया जा रहा है, उस पर बात भी हो रही है। बहुत सारे लोगों को कुछ कह रहे हैं कि इसको सिलेक्ट किया जाएगा, इसको नहीं किया जाएगा, कोई काफ से आएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कि चेंज करने की क्यों इस तरह जो है वो सूरत हाल पैदा हो रही है? अच्छा, वजीर आजम तो नहीं चाहते चेंज करना जी, और अभी भी उन्होंने मैसेज दिया है कि जी आप अपने काम को जारी रखें, लेकिन इस वक्त जो है वो जो पंजाब की वजारत आला है वो बड़ी हॉट केक बनी हुई है ना। इस वक्त जो काफी सारी सियासत है वो घूम भी उसी के गिर्द रही है। बिल्कुल। इससे पहले मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी जोर देती थी कि हम मरकज में अदम एतमाद लाने की बजाय पहले पंजाब में तब्दीली लाएं और वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लाएं, लेकिन इस पर दोनों सियासी जमातों का इतफाक नहीं हो सका। अब ये मामला है कि जो भी फार्मूला वहां तय होता है मरकज में, हुकूमत बचाने का या अपोजिशन को आगे लाने का, जो भी चीजें तय होती हैं उसके लामाला असरात जो है वो पंजाब पर पड़ने और पंजाब की वजारत आला जो है वो जरूर शेक होगी इस सारे सूरत हाल में। तो ऐसा लगता है कि अगर पीटीआई अपने आप को बरकरार रखती है और अपनी ताकत के साथ जो है अपनी इस अदम एतमाद को नाकाम बना लेती है, तो फिर भी उसे पंजाब की वजारत आला पर कोई कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो कामयाब होती हैं तो उनको भी कामयाबी के लिए वजारत आला प्लेट में रख के किसी न किसी को देनी पड़ेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं हादसाती अमल हुआ है जिसमें
वज़ीर आला पंजाब पर जो है वो तलवार लटकी हुई है, अदरवाइज तो वो बड़े सेफ बैठे हुए थे अब तक। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये तो बात हमारी चलती रहेगी सियासी सूरत हाल पे भी, साथ साथ हम अगर मौसम के हवाले से भी बात करें तो इस टाइम बदलता मौसम जो है वो इंसानी रवैयों पे कितना असरअंदाज हो रहा है, उसके हवाले से भी बताइएगा। क्योंकि अभी गर्मी आ रही है, क्योंकि सर्दी, मैंने आज सुबह भी यही बात की कि सर्दियां तो हम ऐसे सिर्फ 1 से 1.5 महीना मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, उसके बाद हम ऐसे लगता है कि साल भर जो है वो हम गर्मी ही इंजॉय करते हैं। असल में हमारे पास गर्मी का स्पैन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा गर्मी की शिद्दत भी होती है, इसलिए हम गर्मी से खौफजदा रहते हैं। वरना दुनिया में ये जो गर्म मौसम है इसको बड़ा एंजॉय किया जाता है, और अगर आप सर्द मौसम से गर्म मौसम की तरफ आते हैं तो इसको दुनिया सेलिब्रेट करती है, ठीक है। अच्छा, हम भी सेलिब्रेट करते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें कि अब सर्दी खत्म हो रही है ना, हाँ जी, और गर्मी आने वाली है, तो इसके दरमियान का जो मौसम है ये बहार का मौसम है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और आपने देखा कि जश्न बहारा मनाए जा हर रहे हैं, जगह, हाँ जी बिल्कुल, अब फेस्टिवल भी होने जा रहे हैं, ठीक है ना जी। और अच्छा, आप देखें कि जो जिन तैयारियों में आपने कुछ भी नहीं उगाया हुआ था वहां भी घास निकल आई है, ठीक है, और पौधे आज खुद उगाए हैं। जो पौधे मुरझा चुके थे, मर चुके थे, उनके अंदर कोंपलें निकलने लग गई हैं, उनके अंदर जो है वो फूल निकलने लग गए हैं, पत्ते सरसब्ज हो गए हैं। तो ये मौसम का कमाल है बुनियादी तौर पर ना, ये फितरत का कमाल है, हाँ कि फितरत जो है रंग भर देती है। ये जो सर्दियों के बाद और गर्मियों से पहले का जो अरसा है, इसमें सर्दी खत्म होती है ना, तो सर्दी के भी बड़े असरात होते हैं, हाँ पौधों पर भी, इंसानों पर भी। इंसान भी ऐसे सुकड़ के फिर रहे होते हैं तो पौधे भी सुकड़ जाते हैं, ठीक है, और वो मुरझा भी जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना जी। तो फिर जैसे ही उन पर ये तपिश, ये जो सूरज की रोशनी और ये जो तवानाई है, ये इसमें बड़ी जान है, और ये लोगों में भी जान डाल देती है, ठीक है। जिस तरह पौधों में जान डालती है, उसी तरह इंसानों में भी जान डाल देती है। मैं ये मान नहीं सकता कि अल्लाह की कुदरत है ना, ये पौधा भी जानदार है, ठीक है ना जी। तो अगर उसके अंदर इतनी तब्दीली आ जाती है बाहर के मौसम में, तो इंसान में कैसे नहीं आ सकती, ठीक है। लेकिन इंसान खुद बड़ा सख्त जान है, वो अपने ऊपर इतनी चीजें तारी रखता है कि वो बाहर के मौसम के असरात भी जो है अपने ऊपर अच्छी तरह जाहिर नहीं होने देता। मैंने एक दफा माली से पूछा, वो चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता जो चीज उसको हासिल होती है, और इस टाइम अब मैंने माली से पूछा था, मैंने कहा था कि भी आप जब, आपको जाहिर है यकीन बाहर का मौसम बड़ा पसंद होगा, कि उस वक्त आपकी जो मेहनत होती है वो अचानक रंग ले आती है, और आप जो 10 गुना मेहनत कर रहे होते हैं वो 1 गुना मेहनत से हासिल कर लेते हैं, और चीजें ठीक हो जाने शुरू। जैसे नुमाइशें लग रही होती हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं, तो बड़ा एक आपको एक खूबसूरती का एहसास दिला रहे होते हैं। आपकी जो वाइब्स हैं, सोच, वो आपकी चेंज होना शुरू हो जाती है, वाइब्स चेंज होती है ना, ये आप देखें। अच्छा, फिर गुले दाऊदी और इस टाइप के बहुत सारे फूल हैं जिनकी नशो नुमा बहुत तेजी से होती है इस मौसम में, और अचानक हर तरफ आपको वो जर्दी और गुलाबीपन और ये सारा कुछ नजर आने लग जाता है। तो मैंने माली से पूछा था कि अगर ये तब्दीली आप पौधों में महसूस करते हो, फूलों में महसूस करते हो, तो कभी इंसानों में महसूस की? वो जो पार्क को आप, जिस पार्क को आप संवार रहे हो, वहां लोग आकर बैठ रहे हैं, बिल्कुल, तो कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? उनके रवैयों में तब्दीली महसूस होती है। तो उसका जवाब था कि बिल्कुल, मैं एक्सपीरियंस करता हूं कि आम हालात में लोगों के अंदर जो गुस्सा होता है वो बाहर के मौसम में कम हो जाता है। आम हालात में जो लोगों का चीज़ों को हैंडल करने का अंदाज होता है वो निस्बतन बाहर के मौसम में ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। लोग एक दूसरे को इज्जत देना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, लोग एक दूसरे के लिए स्पेस बनाना। तो ये सारा इस बात की अलामत है कि फितरत भी अपना जो है वो रंग दिखा रही होती है। हम जहाँ साथ साथ बाहर का जश्न मना रहे हैं, वहाँ फिर इसी मौसम में हमने अपनी सकाफतों का भी जश्न मनाना शुरू कर दिया। हमने यहीं पंजाब में पंजाब का कल्चर डे मनाया है, सराइकी लोगों ने सराइकी डे मनाया है, बलोचों ने बलोची डे मनाया है। तो ये जो सकाफतें हैं ये भी बुनियादी तौर पर हमारी माशरे के रंग हैं, ठीक है ना जी। और इनको बड़ा उजागर करने की भी मजीद जरूरत है। हाँ, अच्छा, आप उजागर ना भी करें, आप उनसे जुड़े रहें सिर्फ, तो फिर भी वो अपने रंग बिखेरते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये कोई 2-4 सालों का किस्सा नहीं है, ठीक है। इन सकाफतों के पीछे जो है
वो सदियों की बात है। सदियों की बात ये है। तहजीबें हैं हाँ। जो जन्म लेती हैं और उसके पीछे इसमें फोक टेल्स भी हैं, और इसमें इवन जो आपको लोग जो मुहावरे भी बोलते हैं ना जी, उसमें भी ये सारा कुछ झलकता है, जो आपको किस्से कहानियां सुनाते हैं। मुझे लगता है सर शेर व शायरी भी जो है वो बाहर के मौसम में जो है वो ज्यादा मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये जो सकाफत का जो, जैसे मिसाल के तौर पर अब ढोल की जो बीट है, ठीक है, अगर वो आपको आवाज आना शुरू हो जाए तो आपके अंदर एक फीलिंग सी उभरेगी। बिल्कुल ऐसे आज ही। आप आप कुछ उसको नहीं करेंगे enjoy तो आप कर अपना पैर हिलाना शुरू हाँ, कर देंगे, बिल्कुल आप ऐसे। अपने हाथ को उसकी बीट के साथ जो है आप उसे एंजॉय करते हैं Enjoy ना, कर ये लेते हैं। फितरत है। अच्छा, क्या हुआ है उस ढोल की बीट के साथ, एक वेव्स बनी हैं हाँ जी। जो फजा में हवा में फैल गई हैं और उसने आपको अपने शहर में मुब्तला कर ली है। बिल्कुल। तो ये फितरत के रंग हैं। और इसी तरह सकाफत के जो रंग हैं, मिसाल के तौर पर हम पंजाब में भंगड़ा है, इस तरह के इलाके में झूमर है, ठीक झूमर है है, ना जी। बिल्कुल, हाँ जी। तो वो जब ये आलाते मौसीकी के साथ अपने जिस्मानी अज़ा को उसके साथ मैच करके ये सारा कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बड़े असरात होते हैं। और ना सिर्फ वो जो लोग इस अमल में शरीक होते हैं, जो ये कर रहे होते हैं, उन पर असरात होते हैं, बल्कि उनको देखने वालों को, उनको महसूस करने वालों पर भी असरात होते हैं। बिल्कुल। और इसका सर ग्रीनरी हो ना तो वो भी आपको बड़ी अच्छी लग रही होती है, और आप उसको सुबह भी जब आप उठें, वैसे तो हम देखते हैं कि आजकल थोड़ा जैसे तरक्याती कामों पे काम हो रहा है तो उसकी वजह से काफी जो है अबर आलूद हुआ पड़ा है मौसम भी। तो उसको हवाले से बात करेंगे कि लोग जो है ग्रीनरी चाह रहे होते हैं कि थोड़ा आंखों को भी ठंडक महसूस हो, थोड़ी आप अच्छी ताज़ा हवा जो है उसमें भी सांस ले सकें, वो भी आपको बड़ा अच्छा फील कराती है। बिल्कुल ऐसा है। और ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है इस हुकूमत की तरफ से कि लोगों को मोटिवेट किया गया है कि वो दरख्त लगाएं। बल्कि अभी हमने भी एक कैंपेन शुरू की थी कि आप जो है ये जो किसी भी मंसूबे की इफ्तिताई तख्ती लगाते हैं तो वो तख्ती की बजाय वो दरख्त लगा लें और दरख्त पर ही लिख के लगा दें। बिल्कुल सर, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद जो है हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनका तारुफ करवा देती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वंडरफुली वेल, थैंक यू। ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और जैसे कि नाज़रीन, हमारा सेगमेंट होता है अंग्रेजी अदब में पाकिस्तानी सितारे। तो आज का जो हमारा नावल है वो है दी होली वुमेन बाय कैसरा शिराज। उसके हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। जी, जैसा कि मेरे कोलीग अभी कह रहे थे कि मार्च का मौसम गर्म हो रहा है, कुछ तो इसमें पॉलिटिकल लोगों की रिस्पांसिबिलिटी भी है, वो भी इसको गर्म करें। और सूरज भी जाहिर है कि मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही मार्च खूबसूरत फूलों और रीजनरेशन का मौसम भी है। तो इसी तरह का 8 मार्च को एक हमारा मार्च हुआ जिसको हम वुमेंस मार्च कहते हैं। वो इस मंथ की सबसे खूबसूरत बात थी। उस मार्च में ख़वातीन ने अपनी इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट की बात की। वो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिक्शन, लिटरेचर इसका अपना एक तरीकाकार है। आज हम उसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं कि कोई खातून कैसे अपने आप को इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट के लेवल पे ले जा सकती है। तो आज का नावल द होली वुमेन बाय कैसरा शिराज है। कैसरा शिराज लंदन में रहती हैं, लेकिन पाकिस्तानी हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। उनके बहुत सारी राइटिंग्स हैं, जिसमें ज़्यादा फेमस द होली वुमेन, अ पेयर ऑफ जीन्स और इसी तरह से टाइफून और द रिवोल्ट, ये 3-4 बुक्स उनकी लिखी हुई हैं। और सबका एक ही थीम है कि किस तरह से एक एजुकेटेड खातून अपने माशरे, अपने कल्चर, अपने रिलीजन में रहते हुए वो अपने आप को एम्पावर कर सकती है। लोग बहुत सारा रोना रोते हैं कि ऑपरेशन है जी, पेट्रार्की है जी, और ये हमारे ऊपर वो ज्यादती, ये ज्यादती, ये ठीक है, ये हो गया, पिन पॉइंट हो गया, लेकिन अब हमें सक्सेस स्टोरी की तरफ भी जाना चाहिए। कैसरा शिराज की पहली शॉर्ट स्टोरी अ पेयर ऑफ जीन्स इसी मौजू पर थी कि एक खातून पढ़ी लिखी है, अपने मसाइल के साथ निपट सकती है और सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो पाकिस्तान से बाहर है, यूके में है, इंग्लैंड में है। तो इसके लिए फिर ये नावल द होली वुमेन उन्होंने लिखा, जिसमें 100% पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी ट्रेडिशन की बात की गई है। तो चलते हैं इसकी तरफ कि इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, वो एक फीमेल कैरेक्टर है जो जरी बानो है। जरी बानो एक एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड खातून है, और राइटर ने उसको ब्यूटी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल दिया है कि शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी अपने घर में वापस आती हैं तो उनको एक बहुत बड़ा इशू पेश आता है। उस इशू में ये है कि उनको होली वुमेन बना दिया जाता है। अब होली वुमेन क्या है,
ये हमारे माशरे की एक बहुत पुरानी ट्रेडिशंस हैं जो हिंदू मजहब और ईसाई मजहब से ज़्यादा रिलेट करती हैं। मुसलमानों में ऐसी ट्रेडिशन बहुत कम है। जैसा कि हिंदू मजहब में दासीज का कॉन्सेप्ट है कि ख़वातीन को चर्च के हवाले कर दिया जाए, इसी तरह से नन्स का कॉन्सेप्ट है। पहले ज़मानों में तो नन्स शादी भी नहीं कर सकती थी। इसी तरह से एक पुराने ज़माने की ट्रेडिशन होती थी कि जिस खातून को आप शादी नहीं करने देना चाहते उसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ मैरी कर दें, जैसे किसी दरख्त के साथ, जैसे किसी स्टोन के साथ। अब ये ट्रेडिशन नहीं है, ये मौजूद नहीं है, लेकिन कैसरा शहराज ने एक पुरानी ट्रेडिशन को इन्वोक किया ताकि जो हमारी मॉडर्न एजुकेटेड खातून है उसको एक लेसन दिया जा सके कि आपने बैठ के रोना नहीं है बल्कि उसको compete करना है और उससे बाहर आना है। तो इसलिए ये स्टोरी एक लेसन भी है, एक गाइडेंस भी है राइटर की तरफ से हमारी आज की खवातीन के लिए जो रैपिडली एजुकेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हासिल कर रही हैं, लेकिन मुआशरे का प्रेशर, ट्रेडिशन और कल्चर का प्रेशर उनके इर्द गिर्द उसी तरह से मौजूद है। तो वो कैसे इससे बाहर आए, तो इसके लिए इस नावल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये देखें कि इस पुरानी ट्रेडिशन का मकसद क्या था। हबीब खान जो जरी बानो का फादर है, उसका बेटा आफाक एक हादसे में डेथ हो गई, जिसकी वजह से अब लैंड का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटर है अब कोई नहीं बचा। तो लिहाजा दो खवातीन, एक जरी बानो, दूसरी उसकी सिस्टर रूही, यही उस जायदाद को इनहेरिट करेंगी और डेफिनेटली जब वो मैरिज करेंगी तो उनकी जायदाद किसी और घर में जाने का चांस मौजूद है। इसको रोकने के लिए जरी बानो का फादर हबीब खान उसको होली वुमेन बनाता है कि उसकी शादी कुरान पाक से हो जाएगी। सो एज ए रिजल्ट जायदाद भी घर रह जाएगी और सब कुछ उस तरह से चलता रहेगा और जरी बानो किसी और के घर में जाएगी भी। अब ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया जरी बानो के लिए, जिसकी ट्रेनिंग होली वुमेन बनने के लिए नहीं थी, जिसकी ट्रेनिंग एक जर्नलिस्ट बनने के लिए थी, एक अखबार निकालने के लिए थी। और उसके फादर ने उसे प्रॉमिस कर रखा था कि आपके लिए एक प्रेस लगाया जाएगा जिसको आप इंडिपेंडेंटली चलाएंगे। अब ये एक टर्न ऑफ इवेंट, 100% टेबल्स टर्न हो गए कि वो होली वुमेन बने। लेकिन उसने अपनी दानाई और अकल का सबूत दिया। उसने कहा कि फादर, मैं आपके कहने पर होली वुमेन बनूंगी और मैं आपको इनकार नहीं करूंगी। वो होली वुमेन बनी और 6 साल तक उसको जो एक रिक्वायरमेंट थी कि वो कुरान पाक की तालीम देगी, वो लोगों को पढ़ाएगी, वो हज और उम्रा करेगी, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर देगी, उसने वो सब किया। और उसके बाद जैसे ही वो टाइम ख़त्म हुआ तो उसने स्कॉलर्स जो रिलीजन के हमारे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि अब मैं वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकती हूँ। उन्होंने कहा जी आपने सारे फ़राइज़ पूरे कर दिए, सो आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो इस स्टोरी से क्या साबित होता है कि अगर एक खातून चाहे वो एजुकेटेड है तो वो अपने मसाइल को अपने ही कल्चर में रहते हुए, उसको वायलेट किए बगैर, उसको किसी तरह का नुकसान किए बगैर उसको अपने आप को कामयाब कर सकती है। लेकिन इस नावल में एक और भी खूबसूरत बात है कि किस तरीके से वो कामयाब हुई। यहां पे हमें 2 मेल कैरेक्टर्स का नाम लेना भी लाजमी होगा, एक उसका फादर हबीब खान और एक उसका मंगेतर सिकंदर दीन, जो कि बाद में उसका शौहर भी बनता है। सिकंदर दीन उन मर्दों में से है जिनको हमें कहना चाहिए कि वो प्रो फेमिनिस्ट मर्द हैं, यानी वो खातून को कामयाब होने में हेल्प करते हैं। वो सेंसिटाइज्ड मर्द हैं जिसकी वजह से खातून बड़े आराम से कामयाब हो सकती है। सिकंदर दीन को जैसे ही पता चला कि उसकी होने वाली वाइफ होली वुमेन बन गई है तो उसने कोई शोर नहीं किया, उसने कहा कोई मसला नहीं, आई कैन वेट। और इसी तरह से जब उसको मजबूर किया गया कि वो जरी की छोटी बहन रूही से शादी कर ले तो भी वो तैयार हो गया, क्योंकि ये जरी ही की ख्वाहिश थी कि मैं अब शादी नहीं कर सकती, लिहाजा तुम मुझसे कर लो। लेकिन रूही कुछ अरसे के बाद उसकी भी डेथ हो गई। फिर भी सिकंदर दीन साथ साथ जरी के रहा, जहां वो मिस्र गई तो भी वो साथ रहा, सऊदीया गई तो भी वो साथ रहा। मतलब कहने का यह है कि उसने हर लिहाज से अपनी उस होने वाली वाइफ का या एक्स मंगेतर का साथ उसने दिया। और जब जैसे ही हालात ठीक हुए तो जरी बानो ने भी फौरी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने सिकंदर दीन से शादी करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर औरत के इर्द गिर्द, किसी भी खातून के इर्द गिर्द कोई ऐसे मर्द हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं एमेंसिपेट होने में, एम्पावर होने में, तो उसके लिए काम ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हमारे माशरे में ऐसे मर्दों की सख्त ज़रूरत है। हमारा जो पाकिस्तानी लिटरेचर है, इसकी हिस्ट्री को उठा के आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी जहां पे मर्द अपनी खातून की हेल्प करता हुआ नजर आता है। ये बात भी सही है कि मुआशरे में, आम मुआशरे में यानी हकीकी मुआशरे में चीज़ कम है, लेकिन लिटरेचर का पैगाम पढ़ते पढ़ते ऐसा ऐसा ये चीज़ें होती ही चली जाएंगी। और इसके साथ साथ एक और भी ट्रेडिशन ऐसी इस नावल में डिस्कस की गई है जो बहुत कम नजर आई, लेकिन काफ़ी हद तक वो बेहतर मुझे लगी। और वो ट्रेडिशन ये है कि शादी से पहले लड़की अपने ससुराल के घर को विजिट कर सकती है, वहाँ जाके रह के उनका रहन सहन देख सकती है, स्पेशली सास से मिल सकती है कि कहीं ये वो सास तो नहीं जो बाद में सिर्फ गाली गलोच का बायस बनेगी।
जाएंगी, वहां पे कन्फर्मेशन करके वो अपनी शादी के लिए हाँ कर सकती है। तो इस नावल में ये भी एक ट्रेडिशन मौजूद थी। तो इस तरह से ये नावल हमारे कल्चर को प्रोजेक्ट करता है और मैसेज ये देता है कि आपको ये नहीं कहना कि मुझे वेस्टर्नाइज होना है, बल्कि आपको ये कहना है कि जो मेरा कल्चर है आई एम प्राउड ऑन दैट, लेकिन मुझे उसमें रहते हुए अपनी एक स्पेस भी बनानी है। आखिरी बात इस नावल के बारे में मुझे ये करनी है कि ख़वातीन हमेशा वो सब्जेक्ट रही हैं जिनके ऊपर तहजीब बनती है, जिनके ऊपर मुआशरा बनता है, जिनकी वजह से जिद्दत आती है। लेकिन साथ ही एक मसला ये भी है कि कल्चर और रिलीजन भी उन्हीं को अपनी तरफ घसीटता है कि तुम लोग ये नहीं करो। सो एज ए रिजल्ट जो हमारी खातून आजकल की एजुकेटेड है वो अपने लिए एक थर्ड स्पेस जनरेट कर रही है, जिसके अंदर वो ना सिर्फ अपनी ट्रेडिशन और कल्चर को लेकर चल सके, बल्कि अपनी ख्वाहिशात, अपना रोल जो सोशल उसका बनता है उसको भी सक्सेसफुली प्ले कर सके। तो ये हमारा आज का नावल था, द होली वुमेन बाय कैसरा शराज। इंशाल्लाह नए नावल के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। जी सर, ये एक बड़ी अच्छी आपने बात की कि ख़वातीन को जो है अभी भी हमें, जैसे अभी वाक़या हुआ था कि अभी बच्ची को जो है वो पैदा हुई और उसको 7 डेज़ की थी और उसको जो है वो मार दिया गया। हम अभी भी, हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें अभी हमारे लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग अभी भी जो है बच्चियों का या इस तरह की पैदाइश पे जो इस तरह का रिएक्शन देना, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, अवेयरनेस तो हो रही है, जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, हमें एनेक्टमेंट ऑफ लॉज की भी जरूरत है और उनको इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है। एक आप ये जो हैरेसमेंट का लॉ है इसकी एग्जांपल ले लें, बहुत सारी चीजें ठीक होने की तरफ गई हैं। इसी तरह से स्ट्रिक्ट लॉज रिगार्डिंग चिल्ड्रन स्पेशली, अगर बच्ची के साथ कोई इस टाइप की ज्यादती होती दैट शुड बी सिवियरली डेल्ट। उसका रिएक्शन ऐसा सोसाइटी से आना चाहिए, उसके ऊपर स्टोरीज भी लिखी जाए, उसके ऊपर कॉलम्स भी लिखे जाएं, उसके ऊपर डिबेट्स भी हों, ताकि जिसने किया है या आइंदा जो सोच रहे हैं उनके ऊपर कोई रोक लग सके। तो इसमें मुझे, आपको और सब लोगों को एक रोल प्ले करना चाहिए कि ये माजी का हिस्सा था, आज हम एनलाइटनमेंट की एज में रहते हैं, खुद को एजुकेटेड और कल्चर्ड कहते हैं, तो इसमें ये वहशियाना टाइप की जो कार्रवाइयां हैं इनको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सर, औरत मार्च जो हुई उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये ठीक है? हमारा जो पिछला प्रोग्राम था वो औरत मार्च के ही बड़ा क्लोज हुआ था। मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ चुका है, जैसे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि खवातीन जो हैं वो हाफ ऑफ द स्काई को होल्ड करती हैं। मैं ये कहता हूं कि नहीं, हाफ नहीं, वो पूरे स्काई को होल्ड करती हैं। उसकी रीजन क्या है कि आज के इस दौर में, जैसे अभी महंगाई की भी बात हो रही थी, इसमें सर्वाइवल एक इशू बनता जा रहा है, यानी फैमिलीज का सर्वाइवल। उसमें अगर एक खातून कंट्रीब्यूट करती है इस सेंस में कि वो अपने पार्टनर को कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो डेफिनेटली वो भी उसी तरह उसके साथ होगा। और बहुत सारी इसकी लिविंग एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, लिटरेरी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। तो खवातीन को उनका रोल प्ले करने देना चाहिए और उनको उसमें फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। छोटी सी इसमें एक बात बताऊंगा, यूरोप में खातून अगर काम पे जाती है तो उसके बच्चों को संभालने के लिए सेंटर्स हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल किस्म के, अगर वो गलती करें ठीक ठाक उसमें पनिशमेंट मिलती है। हमारे यहाँ ये सिस्टम अभी डेवलप होने वाले हैं, ताकि अगर वो अपने काम पे गए तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि पीछे बेबी का क्या होगा या किसी और चीज का। तो इस तरह से जो मार्च खवातीन का था वो ये नहीं है कि वो किसी से लड़ने आई हैं या वो किसी को अंडरमाइन करने आई हैं, बल्कि वो ये कहनी है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, हमें भी मौका दो कि हम आप ही की डेवलपमेंट के लिए, आप ही के बच्चों के लिए कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है काफी अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि हम मौसम पर भी बात कर रहे हैं, सियासी सूरत हाल पर भी बात कर रहे हैं, साथ साथ तरक्याती कामों की तरफ से उनके ऊपर भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक जो है वो तरक्याती कामों पर तवज्जो दी जा रही है, काम किए जा रहे हैं, उसके हवाले से बताइए। अब तो ये फेज आ गया ना जी इलेक्शन का, एक किस्म का। अच्छा, ये खासतौर पे अगर जमहूरी जो अरसा है 5 साल, उसमें जो आखिरी साल है उसको वैसे ही हम इलेक्शन का फेज शुमार करते हैं। सही। कोई भी हुकूमत अगर अरसा मुकम्मल भी कर रही हो तो आखिरी साल में उसकी सारी एक्टिविटीज़ और जो मुखालिफ जमातें होती हैं उनकी भी सारी एक्टिविटीज़ वो इलेक्शन से जुड़ी होती हैं, अपनी अलाइनमेंट कर रही होती हैं, उम्मीदवारों को ठीक कर रही होती हैं, लोगों से वोट हासिल करने के लिए वो सारी एक्टिविटी कर रही होती हैं। तो इस अरसे में जो तरक्याती काम भी होते हैं वो भी सारे इलेक्शन से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। लोग जो शिकायतें कर रहे होते हैं उनकी शिकायतें दूर की जा रही होती हैं, कहीं अगर कोई काम करवाया है अधूरा रह गया उसको पूरा कराने की कोशिश की जाती है। तो ये इस वक्त अब ये अदम एतमाद आ गई तो ये इलेक्शन फेज प्लस हो गया कि जो वोटर के गिले शिकवे थे वो भी अपनी जगह पर बरकरार है
और जो अरकान असम्बली के गिले शिकवे थे वो भी अभी तक वो बरकरार, बल्कि वो डोमिनेट कर गए। इस वक्त जो है बहुत सारे अरकान असम्बली अपने अपने तौर पर भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। जैसे मुल्तान से हमारे MNA हैं अहमद हुसैन डेढ़ साहब, उन्होंने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया कि जी मेरे हल्के के तरक्याती काम नहीं हुए, मेरी फलां सड़क पर काम शुरू हुआ और उसको रोक दिया गया। और भी बहुत सारे अरकान असम्बली हैं जो अपने गिले शिकवे कर रहे हैं। तो इस वक्त जो तरक्याती काम है उनकी पेस थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई नजर तो आएगी, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे पास गुंजाइश कितनी है। ये सारे तरक्याती काम जो है वो पैसों से जुड़े होते हैं। आपकी जेब में पैसे हैं तो सारे काम आसान हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जेब में पैसे नहीं है तो छोटे से छोटा काम भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो यही कैफियत है कि हम इस वक्त जो है माशी तौर पर शदीद दबाव का शिकार हैं। वो हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो टैक्सेस हैं उनकी कलेक्शन जो है बेहतर हो, कुछ बेहतरी हुई भी है, लेकिन हमने आगे अपने कर्जे अदा करने और भारी कर्जे हैं, फॉरेन डेट्स हैं, और उन पर जो है जो सूद की केस है उसको अदा करने के लिए हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है। सारी कैफियत से निकलने के लिए और साथ साथ हमने अपने तरक्याती काम भी चलाने हैं, तो ये मुश्किल काम है। ये जो बाकी कामों के साथ साथ जो एक सबसे अहम काम है वो हमें मुल्क में डैम्स बनाने हैं, और डैम्स पर 2 डैम्स पर काम भी हो रहा है। अगर हमने उनकी रफ्तार बढ़ानी है तो जाहिर है हमें दीगर तरक्याती कामों को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, उस पर हाथ खींचना पड़ेगा और उधर वसाइल जो है वो डैम्स की तरफ मुंतकिल करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें बैरूनी इदारों से भी कुछ ज़्यादा फंडिंग मिल नहीं रही, हमें कोई जो सपोर्ट है वो मिल नहीं रही। तरक्याती कामों के साथ साथ ना मैं देखें, जब मुल्क तरक्की करता है, जब रीजन तरक्की करते हैं तो सारा माशरा मिलकर काम कर रहा होता है, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक जो हिस्सा है अपने माशरे का उसे कहें कि जी वो मेहनत करे, या हम हुकूमत को कहें कि वो मेहनत करे और आगे बढ़े और फिर हमारे सारे काम ठीक। हमें बतौर माशरा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अच्छा, माशरे में भी हम ज्यादातर जो है वो बोझ मर्दों पर डाल देते हैं कि जी ये उनकी जिम्मेदारी है। खवातीन को भी इसी तरह जो है वो आगे बढ़ना होगा। आप ये देखें कि अगर हमारी आबादी 22 करोड़ है, गो हमें अपनी आबादी का भी सही पता नहीं है, लेकिन अगर एस्टिमेट कर लेते हैं कि 22 करोड़ है कि जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक, तो 22 करोड़ का मतलब ये है कि हमारे पास तकरीबन 44 करोड़ हाथ हैं काम करने वाले। ठीक है, उसमें अगर आधी आबादी खवातीन की है तो 22 करोड़ हाथ तो वो है ना जो जिनको हमने एक साइड पर रखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। वो साथ जो है मिलकर काम करने से ही कोई बेहतरी लाई जा सकती है। अगर उनको भरपूर अंदाज से हम शामिल करें, हमारा माशरा आगे बढ़े और वो 22 करोड़ की जगह 44 करोड़ हाथ काम कर रहे हों, तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। आप ये देखें, आपने तरक्की की बात की। तरक्की जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई सड़क बना दी है तो तरक्की है। हाँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमने कर्जा उतारना है तो हम अपने सारे दरख्त बेच दें तो कर्जा उतर जाएगा। ठीक है, तो ये तरक्की होगी? ये नहीं होगी ना तरक्की। ठीक है ना, तरक्की वो है जो पायदार तरक्की हो। तो पायदार तरक्की के लिए जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपनी खवातीन को भी अपनी जिंदगी में उसी तरह साथ लेके चलें। आप ये देखें, देहात में ना साइकिल घर में मौजूद होगा, मर्द तो साइकिल पर जाके काम काज करके आ जाएगा, लेकिन औरत को यह हक नहीं होगा कि वो उसी साइकिल पर जाके काम करे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें वजह ये होगी कि जी वो सेफ नहीं है, हालांकि वो साइकिल या मोटरसाइकिल पर निस्बतन ज्यादा सेफ होगी बजाय इसके कि पैदल जाए। ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारे टैबूज बना रखे हैं जिन पर हम डिस्कशन नहीं करते, जिन पर हम बात नहीं करते। ये बड़ी अजीब सी बात है ना जी। अगर घर में साइकिल या मोटरसाइकिल मौजूद है तो अगर मेल मेंबर्स चला सकते हैं तो फीमेल मेंबर्स जो है। सर, मैंने काफी खवातीन को देखा है जो अब अपने घर के जो समझती हैं उनके घर में मर्द नहीं है तो वो मर्द बन के जिंदगी गुजार भी रही है, बाइक भी चला रही होती है अक्सर। बड़ी महदूद तादाद है ना। हाँ जी, बिल्कुल महदूद है। देहात में आप नहीं देखेंगे किसी खातून को साइकिल चलाते हुए, किसी खातून को मोटर बाइक चलाते हुए। हालांकि काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं सर, जिस तरह हमारे एक बना दिया जाता है कि दिमाग में एक बात होती है कि नहीं, औरत इस तरह, बस इसकी ये लिमिट है, ये इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। वो जो औरत की अपनी जाती जिंदगी है उसका फैसला करने का अख्तियार भी मर्द ने अपने हाथ में रख लिया। हाँ, ये असल में प्रोफेसर साहब ने बातें की ना, मुझे अचानक वो याद आ गई। तो वो जो उसके अख्तियार हैं उसकी जाती जिंदगी के, वो भी हम ये समझते हैं कि हम उसका फैसला बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। हाँ, मर्द, ठीक है। अच्छा, ये नहीं है कि मर्दों की बदनीयती शामिल है, वो भी नेक नियती से कर रहे हैं लेकिन सिमत ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि किसी भी घर में, आपको भी तजर्बा होगा और हमारे सारे सुनने वालों को भी ये तजर्बा होगा कि जो
खातून मेंबर है वो ज्यादा मजहबी होती है, नमाज ज्यादा पाबंदी से अदा करती है, रोजे रखती है, तिलावत करती है, घर में बच्चों की देखभाल, कोशिश करती है कि मजहबी माहौल हो। लेकिन उसके बावजूद जो मजहबी फैसले हैं वो फिर भी मर्द ही करता है। हाँ, डोमिनेट है ना मर्द, ठीक है, हमारे माशरे में। हालांकि देखिए ना, जहां अवेयरनेस अगर खातून को ज्यादा है तो वो फैसले तो खवातीन के ऊपर छोड़ देने चाहिए कि चले वो भी हमें कोई रहनुमाई करे। लेकिन हक दे कौन, बात तो यही है। ऐसे है ना जी ऐसे ही है। अच्छा, मैं अगर थोड़ी सी मुझे अगर इजाजत दे तो मैं सर। बहुत सारी ऐसी मामलात है जिन पर बात करते हुए हमारे, जैसे मैंने अभी आपको टैबूज है जिन पर हम बात करते हुए सोचना पड़ता है कि जी बात हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ सवाल की गुंजाइश नहीं दी गई, हमारे यहाँ डिबेट की गुंजाइश नहीं दी गई। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिंदगी के कि अगर आप बातचीत करेंगे तो उसमें से नए रास्ते निकलेंगे। बिल्कुल, हम लोग बातचीत ही नहीं करते, बातचीत नहीं करते, घबराते हैं, हमें गुंजाइश नहीं दी गई ना बातचीत करने की। अच्छा, अभी जिंदगी में और बहुत सारे फैसले हैं जिनको हम मुसलत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम वो फैसले भी, वो वसाइल भी और वो मसाइल भी अगर फैमिली बांट ले आपस में, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी और हम तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अब भी मजबूरन हमने बाकी मेंबर्स पर जो है काम का बोझ डाला है, अदरवाइज तो ये होता था कि घर का एक मेंबर कमाता था जी और पूरा बैठ के खाते थे। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ना, जुल्म की इंतहा देखें कि एक आदमी दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा होता है और 12 लोग बैठे हुए खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो अगर वो 12 या 13 अफराद में वो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, काफी आसानी हो जाएगी, कितनी आप आसानी अपने हो घर जाएगी, को अच्छे बेहतर तरीके से जो है भी आप। अब हमारे पास गुंजाइश है काम की, हमारे पास आगे बढ़ने की गुंजाइश है। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल का खुद जायजा नहीं लेते, अपने आगे बढ़ने के रास्ते खुद तलाश नहीं करते। हम इंतजार करते हैं कि चीजें शायद आज खुद ठीक हो जाएंगे, जादू होगा कोई इस तरीके का जो है, मुझे तो नहीं हो जाएगा, मुझे ऐसे नहीं होते, बिल्कुल हर वक्त मुझे हो जाएंगे, ठीक है ना जी, और अल्लाह ताला खुद आसानियां पैदा कर देगा और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि कुछ करें तो आपको कुछ मिलेगा ना, जब तक आप कोई मेहनत कुछ भी नहीं, स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कैसे आपको मिलेगा। तो ये जो हम अभी बाहर का मौसम डिस्कस कर रहे थे, तो बाहर के मौसम को अगर हम इसके साथ जोड़ें तो हमें अपने जो ये इस किस्म के फैसले हैं और जिंदगी के आगे बढ़ने के फैसले हैं वो भी बाहर के मौसम में करने चाहिए। सर, रवैयों को बेहतर करने की बड़ी जरूरत है। रवैये हमारे जो है ना वो बड़े तल्ख होते जा रहे हैं आज के दौर में। हम अगर देखें तो हम आप पे इतनी दूरियां पैदा हो चुकी हुई हैं, रास्ते हैं ना जी। आप ये देखें, दो साइकिल सवार अगर जा रहे हैं तो वो साइकिल सवार आपस में टकरा गए हैं तो दोनों गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, बर्दाश्त नहीं। थोड़ी देर बाद मंजर ये होगा कि वो दोनों के गिरबान फट चुके होंगे, कपड़े फट चुके होंगे, ठीक है ना। इर्द गिर्द के लोग आके उनको छुड़वाएंगे 5-10 मिनट की लड़ाई झगड़े के बाद, और दोनों फटे हुए गिरबानों के साथ अपने अपने घरों को चले जाएंगे। उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला। ठीक। अच्छा, अब हम जिन माशरों को, दीगर माशरों पर जिन पे हम तनकीद भी करते हैं, खुद हम कहते हैं हम तो बड़ा इस्लामी माशरा है और हमारी तहजीब जो है बड़ी पुरानी है, हालांकि वहां लोग ये तयन करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि गलती किसकी है। वो कहल करते हैं कि वो भी माजरत कर लेता है, वो भी माजरत कर लेता है, ठीक है ना। अब ये इसी टकराव में भी आप देख लें कि अगर हम माजरत को बुनियाद बना लें, ठीक है ना, अपने रवैये की जो है वो इमारत जो है इसी पे खड़ी कर लें कि हमने तयन नहीं करना कि गलती किसकी है, हमने माजरत कर लेनी है, तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि मुझे भी माजरत। अगर इंसान गलत भी हो तो भी वो उसको एहसास हो जाता है कि हाँ यार मैं गलत था, इसने अगर माजरत कर लिया तो ये क्या है, ये अदम बर्दाश्त है जो आहिस्ता 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 हमारी सोसाइटी में रच बस गई है। ठीक है, हम छोटी छोटी बात पे वायलेंट हो जाते हैं। हमारे डोमेस्टिक वायलेंस क्यों है, बहुत एग्रेसिव इतना बिहेवियर हो चुका है कि हम थोड़ी सी भी ऊंची आवाज जो है वो समझते हैं कि अगर हम बात अपनी सही नॉर्मल नहीं पहुंचा सकते, थोड़ा ऊंची आवाज से बात करेंगे तो शायद अगला समझ जाए। ऐसी हम अगर आवाज लाउड करके अपनी चीज मनवाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खराबी है ना, खराबी हमें है, खुद को देखना चाहिए। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसपे हम बात करते जाएं तो जो है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि मजीद बातों से बातें जो है वो निकलती जाएंगी, लेकिन टाइम हमारे पास जो है वो खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन, उम्मीद है आज का जो प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूअर्स तक पहुंची होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।